हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? आई माया शर्मा वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला, जो ब्रांड नहीं इमोशंस है। सो आई वेलकम यू ऑल एट फिजिक्स वाला फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल, जहां पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, संभावना 50-50 80-20 ऐसे करके। ओके, सो आज यार हम लोग तीन बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट से, एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे, तो एक पेड़ के बारे में पढ़ेंगे और एक अपने ड्रैगन के बारे में पढ़ेंगे। तो कि कैसे तीनों ही पोएम्स अपने आप में बहुत ही कमाल है, और ये कुछ ना कुछ आपको ऐसा सिखाएगा कि आप आने वाले 10 साल कुछ ना कुछ अप्लाई तो जरूर करोगे। सो नंबर 1 है अमांडा। यानी अमांडा एक छोटी बच्ची की कहानी है कि उसकी मम्मी जब देखो ये मत करो, वो मत करो, नाखून मत खाओ, ढंग से बैठो, प्रॉपरली अपना रूम रखो, ये सारी बातें बार बार बोलकर उनको पोक कर रही है। ऐसे नहीं करते, वैसे करते हैं, ये नहीं बोलते, वो नहीं बोलते, न जाने क्या क्या। सेकंड बात करेंगे द ट्रीज की। द ट्रीज में यार आज हम लोग ना कुछ ऐसी बातें करेंगे, कहने को तो ये पेड़ है, कहने को तो ये पेड़ होगा, पर बेटा इसका जो मीनिंग निकल कर आएगा ना यार, वो वुमेन के ऊपर है। वुमेन के ऊपर क्यों है मैम? क्योंकि यार वुमेन के ऊपर ना बड़ी ही जातियां की गई पुराने जमाने में। कुछ बच्चे इससे अग्री करते हैं, कुछ इससे अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं माया मैम अगर हम लोग इसको इस एंगल से ना पढ़ के किसी और एंगल से पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो यार यही सब चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टेल ऑफ कस्टर्ड, यानी ड्रैगन की, जिसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, जिसके ऊपर हंस हंस के उसका खिल्ली उड़ाई जाती है, और लास्ट में आपका वही ड्रैगन एकदम कमाल कर देता है। इसीलिए कहते हैं डोंट बी जजमेंटल, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्लियर है बेटा? चलिए फिर जल्दी से इस लेक्चर को शुरू करने से पहले 2 लाइनें ध्यान दीजिएगा कि याद रखना है तो फूल फेंकने वालों को याद रखो, क्योंकि कांटे तो पद पद पर मिलते ही हैं, है ना। आपका मेजॉरिटी में क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, आप जिसमें सक्षम हैं, आप जिसमें बेस्ट हैं, आप उसको और बेस्ट कीजिए। इंस्टेड आप जिसमें वीक हैं उसके लिए रोते बैठने से अच्छा है जिसमें आप बेस्ट हैं उसको और बेस्ट बनाइए। क्लियर है? चले शुरू कर लेंगे। अपना वही है, समझ में आ जाए तो चैट में क्या कर देंगे भाई, बच्चा पार्टी फ्लिकर। ओके भाई, ठीक है ठीक है। उसके अलावा यार ये जो पोम्स है, ये 3 अलग अलग पोम्स है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन, आप इसका माइंड मैप कर ही रहे हो, आप इसका वन शॉट भी कर ही रहे हो, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, इनफ है नहीं इनफ है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैंने आपको मंत्र बता दिया है, सबसे पहले सिनॉप्सिस पढ़िए। सिनॉप्सिस को करने के बाद कैरेक्टर स्केच पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कैरेक्टर स्केच भी पूछे जाते हैं। उसके बाद ही जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं, आप इसको प्लीज लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, वर्बली मत करिए। ओरली करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये लगेगा आपको, पर जब लिखने की बात आएगी ना यार, आपको रिटन में लिखना है, वर्बली नहीं काम चलने वाला है। एक एक क्वेश्चन उठाइए, उसके आंसर्स लिखिए, एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, तीसरी बार बिना देखे लिखिए, और आप कमाल देखेंगे कि आप बहुत अच्छे आंसर्स फ्रेम कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अमांडा। सो पहला हमने पोएम डिस्कस करना है जो कि है अमांडा। पहला हमारा एमसीक्यू सीरीज रहेगा, जो अभी तक हम लोग करते हुए आए हैं एमसीक्यूज। फिर हमारे लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही ध्यान से आप एक्सट्रैक्ट को देखिए। देखिए ये अमांडा है, मुंह बना रही है ना, और उसकी जो मम्मा है वो उसकी मदर है, वो उनको डांट रही है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये नहीं वो नहीं। मतलब बेचारी बच्ची कह रही परेशान हो गई हूं मैं, है ना, क्या करूं भगवान, है ना। सो आफ्टर दैट देखिएगा, सबसे पहला एक्सट्रैक्ट आ गया है। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पोयम के बारे में बता देती हूँ, एक्चुअली इस पोयम में है क्या। तो अमांडा जो है वो अमांडा की मम्मा कहती है, अमांडा अपने नाखून मत खाओ, अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ, अमांडा क्या कर रही हो, है ना, ढीला ढाला बैठना छोड़ दो अमांडा, सीधे बैठो अमांडा। मतलब मम्मी ना इतनी डोमिनेटिंग हो गई है कि बच्ची बेचारी सुन सुन के एक अलग ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है। उसके बाद उसको एक इमेजिनेशन निकल कर आता है
कि वो सोच रही है कि वो कहीं एमराल्ड सी में है, यानी कि गहरे रंग के समुद्र में कहीं पर है, वहाँ की वो एक मरमेड है, वहाँ पे वो एकदम लहरा लहरा के एकदम झूम उठ रही है, घूम रही है, इधर उधर जा रही है। उसके बाद मम्मी कहती है, अमांडा क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कर लिया? अमांडा तुमने अपना कमरा साफ किया? अमांडा तुम्हें मैंने कहा था ना जूते साफ करो, क्या तुमने वो क्लीन कर लिए? उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद वापस वो इमेजिनेशन पे आ गई है। अब वो कह रही है कि यार इससे बेटर तो मैं एक अनाथ होती, काश मैं अनाथ होती, मैं अपने नंगे पैरों से चलकर जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वहां पे आराम से शांति से अपनी जिंदगी जीती। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं, क्या यार ये सब लफड़े मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद ये सारी चीजों के बाद खत्म होने के बाद वापस से उसकी मम्मी उसके पास एक डिमांड करती है, अमांडा चॉकलेट को मत खाओ, अमांडा उस चॉकलेट को खाने से तुम्हारे फेस पे दाने मुहासे आ सकते हैं, सो प्लीज स्टॉप ईटिंग दोस चॉकलेट्स। समझ में आ रहा है तुमको? अमांडा तुम मेरी बात पर ध्यान दे रही हो कि नहीं? ऐसे करके बहुत सारे। फिर वापस उसकी इमेजिनेशन आ गई है कि काश मैं एक रिपंजल होती, है ना, मैं अपनी मर्जी की मालिक होती, मैं एक बहुत बड़े टार पे रहती, जिस तरह से उसके बालों से वो अपना नीचे ऐसे गिराती है और वो विंडो से सारी चीज़ों को देखती है ताकि कोई उससे मिलने विलने नहीं आता, तो ना उसको पिंपल की टेंशन, ना उसको सुंदर दिखने की टेंशन, और बस वो अपनी जिंदगी एकदम शांति से जीती। उसके बाद अमांडा जो है, उसकी मम्मा कहती है कि ऐसे इतरा के मत बैठो, ऐसे मुंह मत बनाओ, सड़ा हुआ मुंह मत बनाओ, वरना लोगों को क्या लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ कितना जाती करती हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, मैंने यहाँ से पिक कर लिया है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ये उसकी इमेजिनेशन है बेटा, ठीक है, ये उसकी इमेजिनेशन है। जब उसकी मम्मा ने उसको क्या बोला था, क्या बोला था भाई, कि अपने जूते क्लीन करो, अपना होमवर्क करो, अपना रूम साफ करो, तब उसको ये लगता है काश मैं अनाथ होती, मैं कहीं गलियों में नंगे पैरों घूम रही होती, वाह क्या आनंद होता, ना शूज क्लीन करने का डर होता, ना रूम क्लीन करने की टेंशन होती, और ना ही होमवर्क करने का प्रेशर होता, एकदम मस्त माहौल होता। ये उसकी इमेजिनेशन है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed barefoot, the silence is golden, the freedom is sweet। यहाँ पर जो अमांडा है वो कह रही है काश मैं एक अनाथ होती, मैं अपने शांत बिना चप्पलों के नंगे पैरों इस कोमल धूल को उड़ाती हुई इधर से उधर, उधर से इधर घूमती रहती। शांति जो है ना यार, वो बड़ी ही कीमती चीज है, साइलेंस, है ना, और जो फ्रीडम है वो बहुत ही मधुर है, जो आजादी है वो बहुत ही मधुर है। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, द फ्रीडम को मधुर के साथ कंपेयर किया है इनडायरेक्टली, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। द टोन ऑफ द गिवन लाइंस इज एनालिटिकल, डिस्पेयरिंग, नर्वस, पीसफुल। तो यहाँ पे आपको क्या भाव दिख रहा है? द साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि शांति जो है वो हर एक व्यक्ति को पसंद है, हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है। तो आपका आंसर क्या हुआ? एनालिटिकल है, डिस्पेयरिंग है, पीसफुल है। तो द राइट आंसर इज पीसफुल। हम लोग अक्सर सुकून की तलाश में सुकून को ही खोकर बाहर इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, read the statement A and B given below and choose the option that correctly evaluates these statements. Statement A, the figure 1 imagines a less than realistic view of being an orphan. The figure 1, the figure I, does not like the speaker. A is true, B is false, यानी कि ये जो I word है, ठीक है, यहाँ पे I कौन है? I वो बच्ची है, अमांडा, जो इमेजिन कर रही है। सो रियलिस्टिक व्यू ऑफ बीइंग, ठीक है, A is true, B cannot be clearly inferred from the extract, A is true, B is false, ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। A cannot be clearly inferred from the extract, B is false, A is true, B can be inferred, है ना, ये सब चीज। अब आपको देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लग रहा है, फिगर I imagines a less than realistic view of being an ऑर्फन, ये ट्रू लग रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे वो अपने आप को अनाथ, वो अपने आप को अनाथ समझ रही है ना। तो क्या कर रही है?
इमेजिन कर रही है। तो ए तो बिल्कुल सही है। बी वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, द फिगर आई डज नॉट लाइक स्पीकर, ये वाली जो बात है ये कहीं पे मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए कैन नॉट क्लियरली इन्फरेड फ्रॉम द टेक्स्ट, ये वाली बात कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई है, इस वजह से ये वाला कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे देखिए, द गोल्डन साइलेंस इज कॉन्ट्रास्टेड विथ, किससे कॉन्ट्रास्ट कर रहा है? क्योज ऑफ द स्ट्रीट, constant instructions received, sweetness of freedom, hushed bare feet, यानी constant instructions received. The golden silence is contrasted with chaos of the street, वहाँ पे जो भी आवाज़ वगैरह हो रही है, जो भी हल्ला हुल्ला, जो भी प्रॉब्लम इश्यूज है उससे। कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड, यानी कि जो उसकी मम्मी किट 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 ये करो वो करो, होमवर्क करो, जूते साफ करो, रूम साफ करो, वो बोल रही हैं, इसलिए उसको ये साइलेंस पसंद आ रही है, क्योंकि जहां पे वो मौजूद है, मम्मी इंस्ट्रक्शंस दे रही है, अमांडा होमवर्क किया, अमांडा शूज क्लीन किए, अमांडा रूम क्लीन किया, इसलिए वो कह रही है गोल्डन इज साइलेंस, क्योंकि जहां पे वो इमेजिन कर रही है उसकी मम्मी किट 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 कर रही हैं, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट यानी बिल्कुल ऑपोजिट सिनारियो बोला गया है। The rhyme scheme AAA in the above extract is followed in all other stanza of the poem that are written in parenthesis. That is why read the reason given below and choose the option that lists the most accurate reasoning. It shows simplicity, the child's thought. It reflects the harmony and rhythm of child's inner world. It mirrors the child's expression. It highlights the poet's एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, यानी इसमें से क्या है आंसर? नंबर 1 आप बोल सकते हो, इट शोज द सिंप्लिसिटी, यानी बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो उसके मन में जो भी ख्याल आ रहा है बाहर वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो बिल्कुल सोचे जा रही है बिना फिल्टर लगाए, जो मन में आ रहा है वो बोल रही है। उसके बाद इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मनी एंड, नहीं हर एक का ऐसा नहीं ज़रूरी होता है, कुछ बच्चे अपनी मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा कभी डांटते नहीं है, तो ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ये अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। इट मिरर्स यू कैन से दैट चाइल्ड्स एक्सप्रेशन, यानी कहीं ना कहीं ये उस बच्ची का क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, उसका मिरर है, उसकी सच्चाई बता रहा है। या फिर इट हाईलाइट्स द पोएट सेंसिबिलिटी, यानी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, ऐसा नहीं है, बस यू कैन से दैट कि कई बार क्या होता है, हम लोग मम्मी पापा के लिए जो भी बातें हैं वो मुंह से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, बिकॉज हमको पता है कि वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। उनका तरीका गलत हो सकता है पर उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती, इसीलिए माँ पापा को हमेशा भगवान से ऊपर दर्जा दिया जाता है। तो आप कह सकते हो ये 2 ऑप्शंस राइट हो गए हैं। पहला वाला कि इट शोज सिंप्लिसिटी, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनके जो दिमाग में आता है, जो मन में आता है वो बस बोल देते हैं बिना किसी छल कपट के। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मनी एंड रिदम ऑफ इनर वर्ल्ड, यानी बच्चे के मन की जो भाव है वो निकल कर आ रही है कि जब उन्हें बाहर जो सिचुएशन है वो अंदर उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B1, दैट इज 1 and 2. Pick the option that lists the usage of the word pattern as in the extract above. That is a lovely pattern for a wallpaper. नहीं, वो उस पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। He decided to wear a patterned shirt to the party. नहीं. Poetry is a form of pattern. नहीं. She patterned her hair after her favorite celebrity. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? Pick the option that lists the usage of the word pattern as in the extract. This is a lovely pattern for wallpaper. नहीं. He decided to wear a patterned shirt. नहीं, patterned shirt नहीं. Poetry is a form of pattern making. नहीं. She patterned her hair after her favorite celebrity. इतना समझ में आया आपको? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न यूज किया है ना बेटा, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, यानी यहाँ पे पैटर्न क्या है? ऐसे पीछे पीछे चलना, ठीक है? पैटर्न का मतलब यहाँ पे ये यूज किया गया है। क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कुछ ग्लिच तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? है ना? समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? ठीक है।
ठीक है, चले अब आगे देखिए। तो आंसर मिल गया आपको। इस वाले पैटर्न का मीनिंग यहाँ पे हमको इनमें से फ्रेम करना था। तो शी पैटर्न हर हेयर आफ्टर हर फेवरेट सेलिब्रिटी, यानी कि जो भी उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी है वो उसके पीछे पीछे को क्या हो गई, चल रही है, ठीक है, उड़ाती हुई। ओके, चल आगे देखिएगा। विच ऑप्शन कंप्लीट्स अ पॉपुलर एडेज गिवन बिलो, डैश साइलेंस इज गोल्डन। Precious are words for, speech is silver, silver is the tongue, ideas may be precious but, so speech यानी कि you can say that which option completes a popular adage given below. Speech is silver, silence is gold. Previous, silver is the tongue, silver is the tongue गलत है. Ideas may be precious but silver is gold. Precious are words for, silence नहीं होगा. Speech is silver, साइलेंस इज गोल्ड, यानी कि जो कहावतें हैं वो सिल्वर है, वहीं पे जो शांत रहना है, मतलब वर्ड्स बोलना तो ठीक है, चांदी है, बट जो शांति में आपको गोल्डन, यानी कि वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है, दैट इज कॉल्ड। तो आपका राइट मुहावरा क्या हो जाएगा, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। ठीक है, चल आगे देखिए। और ट्रांसफरेट epithet is a literary device where the modifier or epithet is transferred from the noun it is means to describe another noun in the sentence. Based on the given definition, transferred epithet एक literary device है. Choose the option that lists an example of transferred epithet. Soft dust, hushed, free, silence, golden. ठीक है, ये दो अलग चीजें आ गई है ना, सॉफ्ट डस्ट, फ्रीडम स्वीट, साइलेंस गोल्डन। इसमें से क्या है? यू कैन से हर्स यानी नंगे पैरों, तो नंगे पैर, नंगे पैर। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, बेस्ड ऑन द गिवन डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। सॉफ्ट डस्ट नहीं है ना, मुलायम कोमल डस्ट ये नहीं होगा। हस्ड फीट नंगे पैर, फ्रीडम इज स्वीट ये तो एक कंपैरिजन हो गया, ये एक कंपैरिजन हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। साइलेंस इज गोल्डन ये भी एक कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बेयरफुट। ठीक है, बेयरफुट यानी नंगे पैर। Which image corresponds to what Amanda is doing in the extract? इसमें से वो कौन सी चीज है जो अमांडा जो है वो सोच रही है या समझ रही है या कर रही है? ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला? सो क्या इसमें से ये इमेजिनेशन कर रही है ना बैठकर आराम से, तो यू कैन से दैट बी ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन इज द मोस्ट पर्टिकुलर वे टू डिस्क्राइब। क्लियर है? चले आगे देखिएगा सेकेंड पैराग्राफ। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your shoulder अमांडा, stop slouching and sit up straight अमांडा। क्या बोल रही है मम्मी? अमांडा अपने नाखून मत खाओ, अपने कंधों को उचकाओ मत, ढीला ढाला बैठना छोड़ो, सीधे बैठो अमांडा। समझ में आ रहा है? स्लाउचिंग यानी ढीला ढाला बैठना। ठीक है, हॉन्च मतलब क्या होता है बेटा? हॉन्च मतलब क्या होता है कि अपने कंधों को मत उचकाओ, अपने कंधों को मत उचकाओ। ठीक है, ढंग से बैठो, स्ट्रेट बैठो, सीधे होके बैठो, सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो, नाखून मत खाओ। ठीक है, ये सारी बातें मम्मी उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, मम्मी उसको ऑर्डर दे रही है। ठीक है, क्या बोल रही है? नाखून मत खाओ अमांडा। डोंट हॉन्च अपने शोल्डर को उचकाओ मत। ठीक है, उसके बाद क्या है? ढीले ढाले तरीके से मत बैठो। स्लाउशिंग मतलब ढीले ऐसे ऐसे धीरे तरीके से बैठना ना, एकदम आलस होकर। क्या कह रही है? सीधे होकर बैठो। समझ में आ रही है? ऐसे करके। अब देखिए क्या पूछा है, द पर्पस ऑफ द स्पीकर्स वर्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज shows the speaker's power over the listener, make the listener a better human being, advise the listener as an elder, improve the listener posture and habits। यानी जो मम्मी है वो बच्चे की पोस्चर और हैबिट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए मम्मी बोल रही है ढंग से बैठो, तमीज से बैठो, ढीले ढाले तरीके से मत बैठो, कंधे मत उचकाओ, मैनर सीखो, है ना, ये सब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव द लिसनर पोस्चर एंड हैबिट। इसलिए मम्मी उसको
गाइड कर रही हैं. Pick the option that lists the image which correctly correspond the speaker's mood in the extract. इसमें से वो कौन सी मूड है जो हमारे स्पीकर की है? ये वाली नहीं, कंफ्यूजन वाली, गुस्से वाली, एंग्री गर्ल है ना, एंग्री बर्ड. बिल्कुल, तो उनका जो मूड है दैट इज एंग्री बर्ड. उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी मम्मी कंटिन्यू लगी हुई है, ये करो वो करो ये करो, शांति नहीं रख रही है उसकी मम्मी, इसलिए उसको क्या आ रहा है बेटा, गुस्सा आ रहा है. तो उसने कैसा मूड बनाया अपना, एंग्री बर्ड, डोंट एंग्री मी, है ना, गुस्सा आ रहा है उसको बिल्कुल. तो दिस इज द आंसर. आगे देखिए, एलिट्रेशन इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट. Which of the following option does not include example of this literary device? यानी कि एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड साउंड, सेम लेटर साउंड होता है. ठीक है, द मून एंड द शिमरिंग स्टार्स, यानी कि ये हो गया एस एस, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल, तो ये आंसर नहीं होगा. उसके बाद है सी 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 एंड सी एंड सी, ये बिल्कुल भी नहीं है. उसके बाद हुआ Away ran the pathetic pooch pouting like a princess. ठीक है, so DD was driving down day after day. अब इसमें से वो कौन सा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल सही नहीं है? Alliteration is a literary device used in the extract. Which of the following option does not include the moon and the shimmering stars? तो एग्जाम्पल है with that charming chat Catherine chose comfort. ठीक है, Away ran the pathetic pooch pouting like a princess. DD was driving down day after day. मुझे लगता है ये सारे ही ऑप्शंस हैं, तो ये क्वेश्चन शायद से हमने एलिमिनेट करा होगा. ठीक है बेटा, तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है? तो सबसे पहले आपको देखना है विद द चार्मिंग चैट कैथरीन चूज, तो सारे ऑप्शंस राइट है मुझे ख्याल से. इसमें से आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे कोई भी ऑप्शन, है ना, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है बेटा, अब यार आपको एक ना कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैम यार इसमें तो सारे ही ऑप्शंस ऐसा लग रहा है कि शायद से पॉसिबिलिटी है. तो आप मेजॉरिटी में देखो, यहाँ पे देखो पी पी पी, यहाँ पे डी 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 डी, तो अब यार कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं जा रहा है? तो आई कैन से द मून एंड द शिमरिंग स्टार्स वॉच्ड ओवर अस, तो मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे. ये नहीं है, इसमें एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज आई थिंक अगर हम लोग देखें तो ये किसी चैप्टर का है. यहाँ पे बाकी सारी जगह पे आप देख सकते हो ये डी डी अलग हो जाएगा, यहाँ पे पी 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 ऐसे करके है. तो मेजॉरिटी में यहाँ पे 3-3 बार मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही मिल रहा है, तो इस वजह से तो आप ये एक रीजन रख सकते हो. ठीक है, चलिए आगे देखिएगा. व्हाट डज द रेपिटेशन ऑफ अमांडा, यानी अमांडा बार बार रिपीट हुआ है एट द एंड ऑफ द ईच लाइन, यानी कि अमांडा बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है. अमांडा ये मत करो, अमांडा ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो. इट डिस्क्राइब्स हु द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, या फिर इट रिप्रेजेंट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ द लिसनर, इट शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर, और इट हेल्प्स क्रिएट अ राइम स्कीम. तो यार यहाँ पे मम्मी की ना फ्रस्ट्रेशन कूट कूट कर भर कर निकल कर आ रही है, इसलिए जो मम्मा है वो बार बार क्या सोच रही हैं कि इरिटेशन होकर बार बार नाम रिपीट कर रही है. ठीक है बेटा, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है जी, चलिए अब आगे देख लेते हैं जल्दी से. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स द फॉलोइंग स्लाउचिंग स्ट्रेट. क्या होगा, कौन सा वर्ड होगा? ट्रांसपेरेंट, स्लाउचिंग यानी कि ढीला ढाला, और सीधा मतलब स्ट्रेट, सिनोनिम एंटोनिम में. अब इसमें भी हमको सेम ढूंढना है. ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ये दोनों सेम हो गए, सिनोनिम हो गए. दोनों का मतलब होता है एकदम बिल्कुल क्लैरिटी से दिखना, क्लियरली. फॉरगेटफुल, लाइवली, बिल्कुल बिंदास होकर जीना, एकदम आराम चिलपिल होकर जीना. जेनरस, लिबरल, बिल्कुल नॉर्मल यानी कि सेम, बहुत ही अच्छा. ठीक है, तो सिर्फ एक ही ये वर्ड है जिसमें सिनोनिम और एंटोनिम आए. लेजी मतलब बहुत आलसी होता है. एजाइल उसका जस्ट ऑपोजिट होता है. तो आपको ये पेयर मिल गया सिनोनिम और एंटोनिम का. या आप थोड़ा सा वोकैबुलरी पे काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है भाई, आगे चलें अब. चलिए, लैंग्वेज, एमराल्सी.
Where the sole inhabitants is me a mermaid drifting blissfully. क्या कह रही है वो? कह रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज, यानी कि समुद्र की बात हो रही है, एकदम शांत गहरे रंग, बहुत डीप कलर. ओके, एमराल्ड सी, यानी कि जो हरा कलर, जो सी है उसका जो कलर है वो क्या है बेटा? वो हरे कलर का है. आपने सुना होगा एमराल्ड एक पन्ना होता है जिसको रिंग, ये एमराल्ड है, ठीक है, एमराल्ड. तो इस कलर का जो सी है वो अपने आप को वहां की निवासी यानी वहां रहने वाली प्रिटेंड कर रही है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट, यानी मैं वहीं पे रहने वाली एक मरमेड हूं. क्या हूं? मरमेड हूं. और मैं ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं बड़े ही आनंद पूर्वक यहाँ से वहां बह रही है, यानी लहरों के साथ बहती हुई बहुत ही खुश है. यानी लैंग्वेज यानी एक बहुत ही शिथिल समुद्र, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ज्यादा, मतलब यू कैन से दैट ना कि जब आपके आसपास बहुत लड़ाई झगड़ा वगड़ा चल रहा होता है तब आप क्या ढूंढते हो यार? शांति ढूंढते हो ना, कि प्लीज यार कोई चुप करा दो यार इसको, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग. तो बस वैसे ही यहाँ पर हमारी जो अमांडा है वो इमेजिनेशन कर रही है. ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं. हु डू दीज लाइन रेफर्स टू? मरमेड, अमांडा सिस्टर, नन ऑफ अबव, या फिर अमांडा. अब आपको ये पता करके बताना है कि जो अपनी अमांडा है वो यहाँ पे क्या इमेजिन कर रही है. तो भाई वो खुद को ही तो इमेजिन कर रही है, वो नहीं कह रही है क्या कि एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, यानी अमांडा. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमांडा ए. ठीक है भाई, क्लियर है? मरमेड मत कर आना, मरमेड थोड़ी है. अमांडा अपने आप को मरमेड सोच रही है बट है तो अमांडा. Why is this stanza given within brackets? तो ये ब्रैकेट में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये एक कल्पना है, ये एक इमेजिनेशन है. एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अमांडा की मम्मी किटकिट कर रही हैं, वहीं पे वो एक अलग दुनिया में खोई हुई है. सो टू शो इनर थॉट ऑफ मदर, डे ड्रीमिंग बाय अमांडा, to show the contrast, and you can say that both B and C. तो you can say वो डे ड्रीमिंग कर रही है, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, और ये भी बताने के लिए कि बाहर मम्मी कितना किटकिट कर रही है और अंदर बेटी एक अलग दुनिया में गई हुई है जिसमें वो अलग लेवल ऑफ इमेजिनेशन कर रही है. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन. द टोन ऑफ द गिवन लाइन्स इज एनालिटिकल, डिस्पेयरिंग, पीसफुल और नर्वस. ये सेम क्वेश्चन अभी से पहले वाले स्टैंजा में भी आया था. शांति, बाहर की चिक चिक से बचने के लिए वो उस डीप इनर वर्ल्ड में चली गई हुई है. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीसफुल. ठीक है बच्चा, आ गया समझ में? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स, है ना? अब आगे चलते हैं. लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में क्या है? डू नॉट एक्सीड, डोंट एक्सीड, वर्ड लिमिट. बोर्ड वाले काउंट करते हैं, ध्यान रखना. डोंट एक्सीड, वर्ड लिमिट. बहुत ध्यान से इस बात को एकदम बुद्धि में रख लो कि भैया वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, समझे? ठीक है, चलिए. ओके, रीड द कोट गिवन बिलो केयरफुली. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम, explain how and why this quote can be applied to the poem. All grown ups were once children but only few of them remember it. यानी क्या होता है? दिल तो बच्चा है जी, है ना? एज इज जस्ट नंबर. ऑल ग्रोन अप, सब बड़े हो जाते हैं, पर एक टाइम पर वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी बच्चे होते हैं और कुछ ही लोग उसको याद रख पाते हैं. अभी हमने कल एक चैप्टर डिस्कस किया था मेरे ख्याल से, लास्ट वाला, दैट इज मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, आई थिंक इसका लास्ट सेगमेंट था. मुझे याद नहीं आ रहा है. चलो, नेल्सन मंडेला जी का. और हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हम लोग ने डिस्कस किया था वो बचपन की यादें और नेल्सन मंडेला जी का. वैसे ही यहाँ पे भी जो अमांडा है उसकी चाइल्डहुड की बात की गई है. तो अब आपको इसको प्रूफ करना है कि ये सही कैसे रहेगा, है ना? चलिए आंसर देखिए. द गिवन कोट इज फ्रो द बुक द लिटिल प्रिंसेस बाय
एंटोनी डी सेंट यूफेरी, ये उनका नाम है, ठीक है। ब्रिंगिंग अप टीनेजर्स इज ट्रूली चैलेंजिंग एंड फन, यानी बहुत प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्टी। बचपन में अलग आनंद होते हैं, बड़े होने पे टेंशन बढ़ जाती है। बचपन में ही लगता है मार्क्स ला दो बस, पढ़ाई के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। जैसे जैसे बड़े होते हैं समझ में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ना जाने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। सबको प्लीज करते करते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ब्यूटीफुल जो एरा होता है ना इंसान का, वो चाइल्डहुड ही होता है। बचपन बहुत प्यारा होता है। टीन्स कैन बी रेबेलियस, यानी वो बड़े ही झगड़ालू टाइप्स के होते हैं। अपेरेंटली नॉट हेडेड विद हाईली इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता। उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक मुट्ठी में ही बंद होती है। सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, फिर पढ़ना, फिर एग्जाम, फिर यूटी, फिर बोर्ड्स, फिर प्री बोर्ड्स, दैट्स ऑल। सिर्फ टारगेट है पढ़ना, पढ़ने के अलावा कुछ होता ही नहीं है ना। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, और बेटर और बेटर और अच्छा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनकी जिंदगी थोड़े झगड़ालू टाइप्स के होते हैं, हर बात को ईगो पे ले लेते हैं, अच्छा मुझे बता रही है ऐसे करके, बट बड़े ही क्यूट होते हैं। वो हमेशा अपनी जो भी उनके मन में चल रहा होता है वो एक्सप्रेस कर देते हैं। इन सच सर्कमस्टांसेस येलिंग एट देम, अगर आप उनके ऊपर चिल्लाते हो, उनको डांटते हो, उनको कुछ बुरा भला बोल देते हो, तो वो लोग ना फिर आपसे चिढ़ने लग जाते हैं। सपोज दैट कोई डैडी अपने बच्चे को डांट रहा है, तो बच्चा कहता है नो आई लाइक माई डैड, आई डोंट लाइक हिम, ठीक है। पर मम्मा वहीं पे अगर प्यार कर रही हैं तो हाँ हाँ आई लाइक माई मदर नॉट डैड, वाई, बिकॉज वो बहुत डांटते हैं। तो ये हमारी एक माइंडसेट हो जाता है कि मम्मी प्यार करती हैं इसलिए शी इज दी बेस्ट, पापा डांटते हैं इसलिए पापा अच्छे नहीं है, है ना। सो ऐसा हम लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं। और वही हुआ हमारी अमांडा के साथ। उसकी मम्मी उसके बेटरमेंट के लिए ही डांट रही है कि कल के दिन कहीं बाहर गए तो कोई तुम पे कुछ उंगली ना उठा पाए कि तुम्हारी बच्चे को एटिक्वेट्स नहीं है, तुम्हारी बच्चे को मैनर्स नहीं है, इसलिए वो डांट रही है। विल ओनली मेक मैटर्स वर्स, फोर्सिंग डिसीजन ऑन देम मेक देम डिटैच्ड। और अगर आप अपनी मर्जी किसी पर थोपते हैं, आप अपने हिसाब से किसी को चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ आपसे दूर होता चला जाएगा, वो कभी आपके क्लोज नहीं होगा। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा भोली, उसके साथ ऐसा ही होता है ना। जब उसके पेरेंट्स उसको धुतकारते हैं, एकदम वैसे बिहेव करते हैं, वहीं वो अपनी टीचर जो उसको बहुत प्यार से कनेक्ट करती हैं, वो उसकी तरफ कनेक्टेड हो जाती है और अपने पेरेंट्स से डिटैच होती चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है कि आप टीन्स को कैसे पालते हैं, कैसे समझाते हैं, उनकी परवरिश कैसे करते हैं, उनकी ब्रिंगिंग कैसी होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद एज वी सी इन द अमांडास केस, अमांडा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी मम्मी जब देखो चिड़ 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 कुड़ रही है, इरिटेट हो रही है, बार बार डांट रही है, प्यार से तो बात ही नहीं कर रही है। एक वो है ना मीम, प्लीज ना प्लीज प्यार से पढ़ाइए। तो वैसे ही अमांडा जो है, उसकी मम्मी बहुत डोमिनेटिंग है, बार बार चिल्ला रही हैं, ऑर्डर्स दे रही हैं, इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, बार बार पोक कर रही हैं, उसको शांति से बैठने नहीं दे रही हैं। इसी थॉट में आकर वो एक अलग इमेजिनेशन वर्ल्ड पे जा रही है, जहाँ पे कई बार वो मर्मेड बन रही है, कभी ऑर्फन बन रही है, और कभी अकेली रिपेंजल जो वो बड़े से टावर में रहती है और वो किसी को भी मिलने देना नहीं आना चाहती। अमांडा's कंडीशन में बी विटनेस इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ। अमांडा की जो ये सिचुएशन है, ये हर एक बच्चे ने कभी ना कभी फील किया होगा। फोन मत चलाओ, ऐसे खाते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे कपड़े पहन के जाओगी, बाहर घूमोगी 10 बजे तक। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में भी कभी ना कभी तो हुई होगी। When children are told a long list to do and don'ts, they feel targeted. जब आप किसी की जिंदगी में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देते हो, उसको बहुत ही अलग फील होता है कि मुझे ही क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। उसको थोड़ा सा अलग फील होता है, थोड़ा सा डिटैच फील होता है, ठीक है, disheartening. Then they start comparing their own life with that of grown-ups around them, be it their own parents, teachers or kind. तो इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी परिस्थिति को पैनिक ना होकर बड़े ही शांतिपूर्वक
काम डाउन होकर सॉर्ट करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। आप ऑलरेडी परेशान हो और आप सिर्फ परेशानी के बारे में सोच रहे हो तो आपको सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, ट्राई टू फिगर इट आउट कि सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो ठीक है चलो हो गया, पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे रिजॉल्व, ठीक है। तो ये मंत्र आप फॉलो करेंगे एंड यू विल गेट योर मार्क्स। क्लियर है बेटा? चलेंगे आगे देखते हैं। दे फील लाइक शटिंग ऑफ देयर माइंड्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बट दे शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वट एवर द पेरेंट्स टीचर्स आर टेलिंग इज देयर ओनली गुड। अब यार देखो, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था बहुत रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है, बहुत मतलब ऐसे अपने डिसीजंस थोपे जा रहे हैं। डैड वांट्स मी टू बिकम डॉक्टर, मम्मा भी कह रही हैं तुम इंजीनियर बनो। अरे मैं क्या करूं मैं? तो आप कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि मम्मी की सुने, पापा की सुने या अपनी सुने, पर लास्ट में यार आपको एक बात पता होती है कि मम्मी पापा यार आपके अच्छा ही चाहते हैं, वो कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहते हैं। तो यार बस यही है, अगर मम्मी पापा की डांट भी पड़े तो उसको प्यार समझकर एक्सेप्ट कर लेना, कभी बदले में उनका दिल मत दुखाना, ठीक है। बिकॉज मम्मी पापा जैसे इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होता जो आपको निस्वार्थ प्यार करे। डांट में भी प्यार छुपा होता है, ठीक है भाई। चले फिर क्या लिखा है, ग्रोन अप्स कैन बीफ्रेंड द चिल्ड्रन बट टू अ सर्टेन लिमिट। यानी कि सपोज कीजिए एक डायलॉग याद आ गया, हर तरीके का अलग जलवा है। आलू जो पहले हार्ड होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग गर्म पानी में डालते हैं, ठीक है। नेचर वहीं पे एग होता है, पहले वो हार्ड होता है, मतलब बिल्कुल पिलपिला सा होता है ना, उसको हम लोग उसके अंदर सॉफ्ट करने के लिए डालते हैं। समझ में आ रही है भावनाएं? इसका मतलब एक ही पानी है, बॉइलिंग वाटर सेम है, आलू बाहर से सॉलिड होके अंदर सॉफ्ट हो रहा है और वहीं पे अंडा बाहर से सॉफ्ट होके अंदर सॉलिड हो रहा है। आप समझ रहे हैं? सो यही है विडंबना लाइफ की, कि हर एक का नेचर अलग होता है, हर एक का तरीका अलग होता है। तो पेरेंट्स को सेम रवैया अपने बच्चों के साथ नहीं निभाना चाहिए। कभी कभी प्यार से, कभी डांट कर, कभी पुचकार कर, हर मेथड को फॉलो करना चाहिए। सो द हैबिट्स इनकलकेटेड इन द चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स विल हेल्प देम इन देयर अडल्ट लाइफ। यानी आपकी जो अपब्रिंगिंग है वही जिंदगी भर, संस्कार जो पेरेंट्स अपने बच्चे में बचपन में डालता है वही जिंदगी भर चलता है, ठीक है। संस्कार आपसे ना कोई छीन सकता है और ना 2 दिन में कोई आपको सिखा सकता है। ओके जी, चले आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आएगा हमारा तो ट्री से आएगा। अब मैं ट्री फटाफट से आपको समझा देती हूँ। तो ट्री में क्या कहा था, देखा जाए जो ट्रीज है अपना, ये जो ट्रीज चैप्टर है अपना, पोयम है चैप्टर में, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही शानदार ये चैप्टर जो दिया हुआ है, ठीक है। अब यार इसमें दिया क्या है ना, वो आपको पता करना पड़ेगा। तो यार द ट्री में ये समझाया गया है कि कैसे महिलाओं की लाइफ ना पहले बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड थी, क्योंकि हमारी पेट्रियार्की सोसाइटी है। पेट्रियार्की सोसाइटी क्या होता है बच्चे? पेट्रियार्की सोसाइटी होता है जहां पर क्या है, पुरुष प्रधान है। मैंने कहा महिलाएं घर के अंदर ही रहेंगी, बिल्कुल, घूंघट में रहेंगी, बिल्कुल, जॉब नहीं करेंगी, बिल्कुल, घर के बाहर कदम नहीं रखेंगी, बिल्कुल, किचन का काम करेंगे, बिल्कुल, छोटी सी उम्र में शादी करवा दी जाए, बिल्कुल। ये सारी बातें मानते हुए हम आज तक आए हैं। अब जाकर थोड़ा बदलाव हो रहा है। तो बेसिकली इसके 2 मीनिंग निकल कर आते हैं, एक लिटरेटिव यानी जो समझाना चाहता है कवि, एक नॉर्मल फिगरेटिव जो इसका कॉन्टेक्स्ट है, और एक लिटरेटिव यानी कि जो भी इसमें से भाव निकल कर आ रहे हैं वो। तो मैं फटाफट से आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। सो इसमें क्या हुआ कि ये वो पेड़ है, ठीक है, ये वो पेड़ है जो अभी तक अंदर थे, अब बाहर जंगलों में जा रहे हैं। वह जंगल जो इतने दिनों में खाली था, जहां कोई पक्षी नहीं बैठ सकते थे, कोई कीट नहीं छिप सकते थे, सूर्य की रोशनी जहां तक नहीं जा पा रही थी और अंधकार ने अपने पैर जमा रखे थे, वो जंगल जो रातों रात खाली था, सुबह तक उसमें पेड़ भर गए। ये था पहला पंक्ति। इसके आगे देखिएगा, सारी रात जो जड़ें हैं वो अपने आप को आंगन की फर्श की दरारों में
विमुक्त यानी फ्री होने की कोशिश करती रही। जो पत्तियां थी वो शीशे की तरफ मुड़ती हैं, जो छोटी टहनियां थी ज्यादा मेहनत के कारण कड़ी हो जाती हैं, लंबी मुड़ी जो शाखाएं थी वो छत के नीचे इस प्रकार रगड़ खाकर उन नए नए मरीजों के भांति जो कि आधे भौचक्के से अस्पताल से दरवाजे से निकलते हैं। मैं अंदर बैठी हूँ, ठीक है, मैं अंदर बैठी हूँ, दरवाजे में खुले हैं, दरवाजे सारे खुले हैं। मैं लंबी चिट्ठियां लिख रही हूँ जिसमें मैंने शायद ही अपने घर में जंगल की तरफ का प्रस्थान का वर्णन किया है। रात स्वच्छ है, पूरा चंद्रमा अभी भी खुले आसमान में चमकता है। पत्तियां और शैवाल की महक कमरों में आवाज की तरह अभी पहुंच ही रही है। मेरा दिमाग एकदम फुसफुसाहटों से भरा हुआ है जो कल बिल्कुल शांत हो जाएगा। सुनो, शीशा टूट रहा है। वो रात जो वृक्ष है वो अब बाहर की ओर को बढ़ रहे हैं। हवाएं उनसे मिलने को बहुत बेकाबू है, वो बस उनसे मिलना चाहते हैं। चंद्रमा एक शीशे की तरह टूट गया, इसमें टुकड़े अब सबसे लंबे वृक्ष पर एक लाज की भांति चमक रहे हैं। एंड्रीन रिच, यानी कि यार इस पोयम में बहुत ही डीप मीनिंग दिया हुआ है। अगर आप समझिए तो पहले के टाइम का जो जनरेशन था उसमें जो औरतें थी वो सिर्फ घर के चार दीवारी के अंदर लिमिटेड करके रखी जाती थी। जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुआ, भावनाएं बदली, वैसे वैसे हमने उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी और आज की डेट में लड़का हो लड़की हो हर सेक्टर में कमाल मचा रहे हैं, है ना। तो यही था ये पोयम जिसमें आपको दो मीनिंग निकल कर आए। एक उस जंगल की बात की गई है जहाँ पे सिर्फ शांति शांति है, उसके बाद महिलाओं को एप्रिसिएशन मिला, उनको बाहर जाने की आज़ादी मिली, उनको कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलने का हौसला मिला, हुनर उनमें था और वो और ज़्यादा खिलकर निकल कर बाहर आया। तो ये हमने इस पूरी पोयम में पढ़ा था, ठीक है। इसके एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। ऑल नाइट द रूट्स आर वॉकिंग, मतलब सारी रात भर जो अपनी जड़ें थी वो क्या कर रही थी? द डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, यानी कि सारी रात जड़ें अपने आप को आंगन की फर्श की दरारों से फ्री करने की कोशिश कर रही थी। क्रैक्स यानी दरार, फ्री करने की कोशिश कर रही थी। इन द वेरांडा फ्लो द लीव्स ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स मतलब शाखाएं, ब्रांचेस, विद एक्सर्शन long crammed bow shuffling under the roof like newly discharged patient, half dazed, moving the clinic to the door। यानी ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा लाइन आपको क्या बोल रहा है? कि सारी रात जो जड़ें थी, जो रूट थी, वो अपने आप को फर्श की दरारों से फ्री करने की कोशिश कर रही थी। डिसएंगेज यानी फ्री करने की कोशिश कर रही थी। The leaves strain toward the glass, पत्तियां तो शीशे की तरफ को मुड़ती है ना। क्या लिखा है? The leaf strain, मुड़ती थी शीशे की तरफ को, यानी कि कांच की तरफ को, ग्लास की तरफ को। अब वहां पे लिखा है स्मॉल ट्विग्स, छोटे छोटे टहनियां, ठीक है, छोटी छोटी टहनियां ज्यादा मेहनत के कारण और ज्यादा स्टिफ हो गई थी, कड़ी हो गई थी। मतलब वो इतनी पावर लगा रहे थे अपने आप को फ्री करने के लिए कि वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई थी, कड़ी हो गई थी, मजबूत हो गई थी, बहुत ज्यादा ऐसे, ठीक है। छत के नीचे इस प्रकार रगड़ा खा रही थी, जैसे क्या लिखा है? With exertion, long crammed bows shuffling under the roof like newly discharged patients। और आप ये कह सकते हो जो लंबी मुड़ी शाखाएं रूफ के नीचे, छत के नीचे इस प्रकार से शफल यानी रगड़े खा रही थी, मानो लग रहा था अभी अभी डिस्चार्ज हुआ पेशेंट है जो हॉस्पिटल से फ्री होकर निकला है, जिसको एक नई जिंदगी दी गई है, ठीक है।
सो की भांति जो कि आधे भौचक्के से अस्पताल के दरवाजे से निकले थे। हाफ डेज यानी कि हाफ डेज, भौचक्के, डेज्ड है ना, शॉक्ड, ठीक है, ऐसा। सो दिस इज द paragraph. Now we are going to discuss the questions. Choose the option that lists the example of exertion. यानी बहुत ज्यादा किसी चीज को करके थकान होना, exertion, मुझे exertion हो रहा है, मैं थकान हो रही है, मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है। Neha had been up all night keeping accounts and now she is resting. Swab was running for 5 miles non-stop last evening. Hemant is watching his favorite show and having snacks. Sachin helped a senior citizen board a flight in the morning. नेहा सारी रात क्या कर रही थी? अकाउंट्स का काम कर रही थी, इसीलिए वो अब आराम कर रही है। तो यहाँ पे ये वर्ड हो सकता है। Swab was running for 5 meals non-stop last evening. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लगातार किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स करना और वो एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद थक जाना, दैट इज कॉल्ड। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 and 2। ये वाले थोड़े अलग कॉन्टेक्स्ट में चले गए, इसलिए ये नहीं होगा। इन शॉर्ट, लगातार मेहनत करना, दैट इज थिंक। क्लियर है बच्चे? ओके, चलिए आगे देखिएगा। चूज द इमेज दैट रिप्रेजेंट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट लिटरली। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्या है? इसमें से कौन सा है? ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला है, ये वाला है। तो छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी कलियां, छोटी छोटी ब्रांचेस। सो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, स्मॉल ट्विग्स, यानी छोटे छोटी शाखाएं, ब्रांचेस, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज अ करेक्ट ऑप्शन दैट मेंशंस द करेक्ट पोएटिक अगेंस्ट द करेक्ट एग्जाम्पल। लॉन्ग क्रैम्ड बो, मेटाफर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। पर्सनिफिकेशन स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन, यानी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे, विद एक्सर्शन, पूरा जी जान लगा दिया उन्होंने अपना। रेफ्रेन अंडर द रूफ, simile leaves strain towards the glass, personification like newly discharged patient, या फिर half dazed moving। इसमें से वो कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल सही दिया हुआ है? तो मुझे लगता है ये वाला, स्मॉल शाखाएं, जो ट्विग्स थी, स्मॉल ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो इतनी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत कर रही थी कि जिससे वो कठोर हो गई थी, मजबूत, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई थी। तो ये बिल्कुल सही है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, क्योंकि इंसान करता है मेहनत, इंसान काम करता है। यहाँ पे हमने प्लान से मेहनत करवाई है। और सिमली यानी लाइक न्यूली डिस्चार्ज, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द पोएट ऑफ द पोएम इज रॉबिन क्लीन, वॉल्ट व्हाइटमैन, एंड्रीन रिच। कौन है इसमें से? द राइट आंसर मुझे पता है, आपको पता है, एंड्रीन रिच ने लिखा है अपने कुछ एक्सपीरियंस से, जहाँ पे उन्होंने महसूस किया औरतों के साथ बहुत ऐसा अलग बर्ताव होता है और उस सब बेड़ियों को तोड़कर उनको भी हक है अपनी जिंदगी चार दीवारी से बाहर जीने की। सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। आगे देखिएगा। चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द इमेज दैट पोएम मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो विच वन इज राइट? ये वाला तो गलत है, ये वाला भी नको, ये एडुकेशन भी नहीं, ये वाला यूनिटी। चूज द करेक्ट लिस्टिंग इमेज दैट पोएम्स मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स। एकता, पावर, ठीक है, हम सब एक है, इक्वल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। हमारा मेन मोटिव एडुकेशन देना नहीं है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर वर्क करने का हक मेन को है तो वुमेन को भी होना चाहिए, घर से बाहर जाकर उपलब्धियां प्राप्त करना, अचीवमेंट्स करना, गोल करना। सो द राइट आंसर इज 4th। ओके, आई सिट इनसाइड। आई यानी कौन? पोएट। Doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. यानी कि इसमें आपको ये बोला गया है कि जो लेडी है जो बात कर रही है वो अंदर बैठी हुई है दरवाजे के, जो दरवाजा है वो आंगन की तरफ को खुला हुआ है। मैं लंबी लंबे चिट्ठियां लिख रही हूँ जिसमें शायद
मतलब शायद वो ये लिख रही है कि अपने घर में जंगल की तरफ का प्रस्थान का विवरण किया है, अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलने की बात की गई है शायद, यानी कि इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर, यानी कि उसने शायद अपने घर से बाहर जंगलों में जाने का जिक्र किया है, यानी एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, जो रात है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है, बहुत ही फ्रेशिंग है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। पूरा जो चांद है वो एकदम चमचमा रहा है, बिल्कुल आसमान जो है एकदम खिल उठा है। द होल मून शाइन्स, मतलब बहुत ही पूर्णिमा की रात है महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद जो लीव्स हैं, यानी इन अ स्काई स्टिल ओपन, ठीक है बच्चा। तो यहां तक सारी बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। खुला आसमान है, इन अ स्काई स्टिल ओपन, अभी भी ऐसा लगता है वो हमको बुलाता है मगर जाने का नहीं। आसमान जो है वो कह रहा है क्या रखा है घर पे, आओ बाहर फॉरेस्ट में, ये फॉरेस्ट तुम्हारा ही तो है। ऐसा तो यार ये इसमें समझ में आया कि वो सोच रही है कि शायद स्कैर्सली यानी बहुत ही रेयरली, बहुत कम, उसने कभी अपने घर को छोड़कर बाहर की दुनिया में जाकर एक नाम कमाने का जिक्र नहीं किया था, ठीक है। चलिए देखिए, द पोएट टॉक्स अबाउट द हाउस एज अ सेफ सेंचुरी फ्रॉम प्रीडेटर्स, अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, अ रिप्रेजेंटेशन, अ रिप्रेजेंटेटर, अ रिप्रेजेंटेशन, है ना, अ कॉन्क्रीट ऑल्टरनेटिव, यानी कि कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है, ये वो जगह है जहां पे मैं बंदी हूं, बेबी, बच्चे, परिवार, घर, किचन, खाना, इन सब में जकड़ी हुई हूं। तो घर का कहने का मतलब यही है कि एक महिला जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दबे रहती है, क्या उसको हक नहीं घर से बाहर जाकर एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की? क्या उसको हक नहीं एक पुरुष की तरह अपनी बैलेंस लाइफ जीने की? क्या उसे हक नहीं अपना नाम कमाने की? क्या उसे हक नहीं अपना नाम बनाने की? इसी चीज की थी। तो वो कौन सी जगह है जहां पे वो बंदी हुई है? कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है? लिमिट, बंद जाना, ठीक है। इसलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? अ प्लेस ऑफ confinement. The poet uses the indefinite article for sky instead of the definite one. This is so because the poet is referring to the ceiling of the veranda as a sky versus a door kept open being the sky. Some part of the sky is still left open for women to explore away from limitations set by patriarchal norms. मैंने अभी आपको ये बताया था पुरुष प्रधान वाला. The opportunity symbolized by an open sky outside can be utilized by a single woman. The portion of the sky bathed in moonlight versus the part that is still dark. यानी अभी भी some part of the sky still left open for women to explore. अभी भी महिलाओं को अगर अपने आप को एक्सप्लोर करना है, घूमना है, जानना है, समझना है, तो अभी भी उनके पास वो ऑप्शन है, वो अपॉर्चुनिटी है, वो उपलब्धि है. अवे फ्रॉम लिमिटेशंस, यानी जो प्रधान यानी पुरुष प्रधान है पेट्रियार्की सोसाइटी में, अभी भी उनको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है. अभी भी उनके पास मौका है, अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने हक के लिए लड़े. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि some part of the sky still left open for women to explore. अभी भी उनके पास मौका है, उन्हें अपने हक की आवाज उठानी चाहिए. अभी भी जो लोगों ने एक माइंडसेट सेट किया हुआ है, महिला इज इक्वल टू शादी, किचन, घर, चौका, चूल्हा, बच्चे, परिवार, उसको तोड़कर, उसको लांग कर, उसके साथ भी बरकरार रखकर वो अपनी जिंदगी एक नए सिरे से जी सकती है. ठीक है, ये इसका आंसर होगा. चले आगे बढ़ेंगे. द एक्सट्रैक्ट यूज ओपन, दो बारी ओपन यूज किया, सजेस्टिंग डिफरेंट मीनिंग. पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट मीनिंग रिस्पेक्टिवली. यानी दो बार ओपन यूज किया था. यहाँ पे कहाँ गया अपना, ये रहा. एक ओपन ये रहा, ओपन टू वरांडा, खुला हुआ है दरवाजे की तरफ, और एक ओपन है, अभी भी रास्ता है, अभी भी मौका है, आप अभी भी अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से
जी सकते हैं। तो दो अलग अलग व्यू हो गए। अब इसमें से वो कौन सा है आप जल्दी से देखकर बताइए। एंट्री पॉइंट, वास्टनेस, ठीक है, एक की बात की है एंट्री पॉइंट, एक की बात की गई है वास्टनेस। तो इसमें से कौन सा है जल्दी बता दीजिए, फास्ट फास्ट। हाँ जी बेटा। शेयरिंग अ कॉमन स्पेस, अलाउइंग एक्सेस एंड विजन, एडवांटेज, ऑब्स्टिकल्स अहेड। अब आपको इसमें से वो कौन सा आंसर लग रहा है जल्दी से बता दीजिए मुझको। हाँ जी जल्दी बोलिए, क्या हो सकता है, बोलो बेटा। हाँ ठीक है। अलाउइंग एक्सेस एंड विजन, एक्सपेंस ऑफ स्पेस, ठीक है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि हमने जो ये पैराग्राफ डिस्कस किया इसमें हमारा एंट्री पॉइंट है वास्टनेस है, नहीं शेयरिंग अ कॉमन स्पेस भी नहीं है, एडवांटेज भी नहीं है, ये वाला वर्जन है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि पहला वाला जो ओपन है वो वहां से देख पा रही है आसमान को, विजन एक्सेस कर पा रही है, और दूसरा वाला जो है वो कहा है एक्सपेंस ऑफ स्पेस, यानी अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, आप अपनी जिंदगी को एक फ्रीली बर्ड की तरह जी सकते हो। तो इसीलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट स्टेट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, underline word I scarcely mention. Choose the option that does not state tactfully, hardly, barely, only just. Hardly मतलब भी नेगेटिव, बहुत कई कभी कभार, barely, only just, tactfully लगातार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये मैच नहीं कर रहा है, डज नॉट स्टेट द सेम मीनिंग, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड देखिए, winds rush to meet them, यानी कि वो जो जंगल है ना यार, वो मतलब जो जंगल बाहर निकल कर आएगा, हवा भी उनसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है। जो पेड़ अभी तक घरों के अंदर लॉक हैं, घरों के अंदर लॉक हैं, जब वो बाहर निकल कर आएंगे उनसे मिलने के लिए जो हवा है वो बहुत बेताब है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है वो बिल्कुल मिरर, शीशे की तरह टू टू चकनाचूर। इट्स पीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और ये कोई भी लंबा ऐसा पेड़ है ना, ओक ट्री है, उसके ऊपर जाके ऐसा क्राउन सजा हुआ है, एकदम चमचमा रहा है, टमटमा रहा है। यानी कि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो आप कभी विजेता नहीं बनोगे। विनर होने के लिए आपको रेस में भागना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन के पहले ही हार मान कर बैठ जाओगे तो आपको वो क्राउन कभी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। इसीलिए कुछ हो या ना हो, ट्राई करिए, विजय नहीं तो कम से कम तजुर्बा ही सही, कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा, एक्सपीरियंस तो होगा। सो यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है जी, आ गया समझ में। अब आगे देखिए, द अबव लाइन्स रिटन बाय, किसने लिखा है भाई, ये रॉबर्ट जी ने लिखा है, रॉबर्ट अंकल ने लिखा है कि किसने लिखा है, एंड्रिन ने लिखा है, जॉन बैरेमन ने लिखा है, रॉबिन, या फिर ये, इसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड्रिन रिच का ही पोम है, एंड्रिन रिच ने ही इसको लिखा है, द ट्री, ठीक है। द शोन ऑफ द, अच्छा द शोन ऑफ द क्रोन, ठीक है, द क्राउन, ठीक है बेटा। द क्राउन ऑफ द ओक लाइज इट्स टॉप मोस्ट ब्रांच, रूट्स, रिच एंड टेस्टी फ्रूट, ब्रेड लोव्स, ब्रॉड लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियां, अमी मतलब बहुत टेस्टी फूड, रूट्स, या फिर टॉप मोस्ट ब्रांच। तो क्या कहा है, टॉप मोस्ट ब्रांच जो सबसे ऊपर है उसको चार चांद लगा रहा है, चार चांद लगा रहा है। सुनो, शीशा टूट रहा है, वृक्ष रात में बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, जो हवा है वो उनसे मिलने के लिए दौड़े जा रही है, और चंद्रमा एक शीशे की तरह टूट गया है, इसके टुकड़े जो हैं वो अब एक लंबे ओक के सबसे टॉप पर एज अ क्राउन चमचमा रहा है। The winds are rushing to meet the moon, trees, windows, forest. Answer is trees.
पेड़ों से मिलने के लिए, जो अभी तक घरों में कैद थे उनसे मिलने के लिए, ठीक है भाई, क्लियर है, उनसे मिलने के लिए। आगे देखिए, अच्छा मैंने टिक कर दिया क्या? हाँ टिक कर दिया। आगे देखिए, वेयर आर द पीसेस ऑफ ब्रोकन मून शाइनिंग? इन द स्काई, इन द फॉरेस्ट, ऑन द रूफ, ऑन द टॉप ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द, सो राइट आंसर इज डी। ठीक है भाई, कहां पे चमचमा रहे थे टूटने के बाद? टॉप ब्रांचेस में, सबसे ऊपर, जो टॉलेस्ट ओक ट्री था सबसे ऊपर, एज अ क्राउन वर्क कर रहा था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन सेम एज शाइन। तो क्या होगा? क्राउन, माइनर, फ्लैश, नन ऑफ अबव। तो फ्लैश, चमचमाना, बोलते ना लाइट की फ्लैश दिखाओ, फ्लैश चमकाना, वैसा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे देखिए। द प्रोसेस ऑफ मूविंग वॉज टीडियस फॉर द ट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट। भाई इतने सालों से जो माइंडसेट चला आ रहा था वो एकदम तो नहीं जाता, एकदम नहीं निकलता है किसी चीज में। जब आप किसी चीज के बदलाव की बात करते हैं, जब आप किसी चीज के चेंजेस की बात करते हैं, तो वो एकदम नहीं होता है। हर बदलाव को वक्त लग जाता है, टाइम लगता है। सो एवरी पार्ट ऑफ कन्फाइंड ट्री, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी ट्री हैं, वो बहुत लंबे समय से अपने आप को क्या कर रहे हैं? इस स्ट्रगल में फंसे पड़े हैं। बहुत डिफिकल्ट है। इन रिवोल्ट एंड स्ट्रगल हार्ड टू फ्री इटसेल्फ। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मम्मी पापा का प्रेशर, रिस्पेक्ट, ये सारी बातें। ठीक है, द रूट्स एंड लीव्स स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ द ग्लास। वो बहुत ज्यादा उस कांच से या उस मिरर से बाहर निकल कर आना चाहते हैं। इवन दो बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट्स किया, बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी दे स्टक, है ना। दे आर नॉट सपोज टू बी free from that boundaries, that confinement, and so on. So hard due to overwork and long cramped bows are trying to break open the roof. So moving out is tedious for tree. बहुत सारी मान्यताएं, लोगों के बिलीफ, लोगों का, अरे तुम्हारे घर की बहू बाहर जाएगी जॉब करने, तुम्हारी बहू जीन्स पहनती है, हाय दैया, ऐसे कैसे? तुमने देखा उसकी मैडम को शॉर्ट हेयर में एकदम घूम रही थी। तो पीपल आर वेरी जजमेंटल। तो यहाँ पे ये सारी जो भी रायता है, इन सबको संभाल कर जो पेड़ हैं वो अब जंगलों की तरफ को बढ़ने का सोच रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो महिलाएं एकदम ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, आईज भी नहीं मिलाती थी, पर्दों में ही रहती थी, बोलना तो एकदम, हंसना तो भाई साहब गुनाह होता था। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो छोटे छोटी शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया फ्रीडम पाने के लिए, हार्ड ड्यू टू ओवरवर्क। यानी कि उनकी जो एफर्ट्स भी थी ना यार, इतनी स्ट्रगल के बाद भी उनको वो चीज़ नहीं मिली। लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियों को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है एवरी सिंगल डे, कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ कमेंट, कुछ बुरी बातें, ये सब चीज़ें तो ये चली आ रही हैं और ये एक स्ट्रगल का पार्ट है। बहुत अरसा लगेगा इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज होने में। तो ऐसा, ठीक है, चलिए आगे देखिए। The trees have been shown to have human qualifiers in the poem. Justify the statement with any two instances. यानी कोई भी एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए। And nature represented by trees and forests is struggling like women to escape itself from the onslaught of man to destroy it. The victorious march of trees gives a message to hope that nature cannot be tamed or subdued by arrogance of men. यानी जो नेचर है वो भाई साहब इमॉर्टल है, तुम इसको खत्म नहीं कर सकते हो। तो यार जो वुमेन है ना भाई, जो महिला है, उनसे ही तो मैन आ रहे हैं। अगर महिला ही नहीं रहेगी तो मैन कैसे जन्म लेंगे बाबू भैया, है ना। इसीलिए कहा गया है जिस तरह से नेचुरल इमॉर्टल है, वैसे ही बिना महिला के
इन आदमी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको इस धरती पे लाने वाली आपकी मदर ही तो है ना। सो रिस्पेक्ट योर मदर। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि नेचर और वुमेन यानी ये दो ऐसी बातें हैं, यानी चाहे आप इनके ऊपर जितना जुल्म ढालो जो भी कर लो, हमेशा वुमेन ही ऊपर रहेंगी, क्योंकि वुमेन के पास एक ऐसी पावर है कि वो एक न्यू बर्थ यानी एक न्यू लाइफ को जन्म देती है। ये मेन के पास पावर नहीं होती। इसीलिए बोला है नेचर और वुमेन दोनों ही इमॉर्टल है। उनका प्यार, उनका सेक्रीफाइस, उनका कॉम्प्रोमाइज, तो ये समझाना चाहा है आपको यहाँ पे पोएट ने। एंड्रीन, वो खुद भी एक बहुत ही अच्छी लेडी है, ठीक है। एंड्रीन क्लियर है। चलिए आगे देखिए। द पोएट यूजेस ट्रीज एज अ सिंबल फॉर वुमेन ब्रेकिंग पेट्रियार्की नोशंस। डू यू अग्री? बिल्कुल हाँ। ये वाला लेक्चर जब मैं पढ़ा रही थी तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम आप ट्री में महिलाओं को क्यों ला रही हो। तो बेटा यहाँ पे जो पोएट है उसने पेड़ों के जरिए वुमेन के ऊपर हुए अत्याचार और जो उनकी लाइफ होती है, जो उनकी सेक्रीफाइस होती है, वो सब बताना चाहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पेड़ के ऊपर कहानी है, पर वो जो पेड़ है उसको डायरेक्टली कंपेयर किया गया है महिलाओं की जिंदगियों से, महिलाओं की लाइफस्टाइल से, इसलिए है ना। सो इंडीड द पोएट यूजेस ट्रीज एज अ सिंबल फॉर वुमेन ब्रेकिंग पेट्रियार्की नोशन, यानी कि महान कौन है? पुरुष प्रधान है, हमेशा मेल की चलती है, हमेशा मेल ने जो कहा वो मान लिया गया। पर्दे में रहना, घर पे रहना, जॉब नहीं करना, बच्चे संभालो, किचन संभालो, जॉब नहीं करोगी, हमारी घर की बहुएं जॉब नहीं करती, हमारी घर की बहुएं जीन्स में नहीं जाती, हमारे घर की बहुएं एकदम साड़ी सूट पहन कर रहती हैं, घूंघट करती हैं। सारी प्रथाओं को तोड़कर ऊपर उठकर अपनी जिंदगी को एक सही नजरिया देकर जिया। इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वुमेन आर इन बॉन्डेज, हमेशा उनको कंट्रोल करके रखा गया। दे आर स्ट्रगलिंग टू फ्री देमसेल्फ, उनको हमेशा अपनी आज़ादी के लिए लड़ना झगड़ना पड़ा है। सिमिलरली नेचर रिप्रेजेंटिंग ट्री एंड फॉरेस्ट is struggling to escape itself from the onslaught meant to destroy it। आप चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, जितनी मर्जी, जितना हुक्म चला लीजिए, क्या सूरज जो है बादल में, बादल उसको जितना छुपाने की कोशिश करे, जितना छुपाने की कोशिश करे, पर सूरज में क्या बात है कि वो जैसे भी उनको ऐसे चीर कर अपनी रोशनी को बाहर ले आता है, वैसे ही महिलाओं ने डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में भी अपनी एक जगह बनाई है, और यही इस पोयम में बताना चाहा है। In the poem The Nymph, where are the trees? ठीक है, what are their roots, twigs, etc. trying to do? The trees are inside the tree, inside the house, यानी जो पेड़ हैं वो अभी फिलहाल घर पे हैं। The roots work, यानी कि उनकी जो मेहनतें हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो उनसे फ्री होने के लिए काम कर रही हैं। वो उन दरारों में अपने आप को उससे फ्री कर रही हैं जो वरांडे फ्लोर पर है। लीव स्ट्रेन, यानी जो लीव है, वो जो मुड़ी हुई लीव्स हैं, वो उस ग्लास से फ्री होने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है ताकि वो उससे फ्री हो जाए। वो उन सभी बंधनों, उन सभी बैरिकेड्स, उन सभी ऑब्स्टिकल से फ्री होना चाहती है, और उस फ्री होने के लिए वो जितनी जद्दोजहद कर रही है वो सारी कम है। ठीक है, ओके भाई। चलिए आगे देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। इमेजिन यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट कवरिंग दिस इवेंट ऑफ द ट्रीज मूविंग। Pen down a 120 word submission for weekly newspaper column titled change, okay, include a brief account of your observation as well as your opinion. You may begin like this: change this week. आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे बिगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे। SC correspondent the US Chronicle, SC correspondent the US Chronicle. It was a movement to behold. ये मौका एकदम पकड़ कर रखने वाला, एकदम माइंड ब्लोइंग है। The trees along with their leaves, twigs, boughs, roots were struggling hard to free themselves. यानी एक पेड़ की पत्तियां, शाखाएं, ब्रांचेस, जड़ें
मेहनत कर रही है, स्ट्रगल कर रही है अपने आप को फ्री करने के लिए. इट वॉज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट. Everyone around was perhaps shocked and embarrassed by the sudden and unexpected happening. यानी कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा लंबे समय से दबाकर कंट्रोल कर कर रखा गया. हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से उठो बैठो नाचो गाओ, ये सारी चीज़ों को तोड़कर जो महिलाएं थी वो एकदम फ्री होने के लिए बिल्कुल एफर्ट्स कर रही थी. और ये सब देखा गया. ये शॉक्ड भी था तो एम्बैरेसिंग भी था कि इतने लंबे समय से हम औरतों के ऊपर जाति करते हुए आए. It appeared as if every part of confined tree rose in झगड़ा, revolt, लड़ाई झगड़ा and struggled hard to free itself. और बहुत लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था. जो ट्रीज थी वो जंगल में जाने के लिए यानी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए अपने हक के लिए लड़ाई कर रही थी ताकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके. द रूट्स एंड लीव्स strive टू ब्रेक फ्री. स्मॉल ट्विग्स बिकम हार्ड ड्यू टू ओवरवर्क. यानी जो छोटी पत्तियां थी, छोटी टहनियां थी, छोटी ट्विग्स यानी टहनियां थी, वो इतनी ज्यादा रूड हो गई थी, इतनी कठोर हो गई थी, इतना ओवरवर्क करके कि उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा अपने आप को फ्री करने का. लॉन्ग क्रैम्ड बोज वर ट्राइंग टू ब्रेक ओपन द रूफ. यानी कि जो लंबी लंबी शाखाएं थी वो पूरा ट्राई कर रही थी कि वो रूफ की तरफ को बाहर आ जाएं. और द कन्फाइंड ट्री पुट इन आर्टिफिशियल ग्लास हाउसेस वांटेड टू बी फ्री. और जो ट्रीज को उस ग्लास के अंदर, हाउस ग्लास के अंदर रखा हुआ था, वो बस पूरी तरीके से जो बीच में वो जो एक दरार थी वहां से बाहर निकलने को मचल रही थी, एकदम एफर्ट्स कर रही थी. दे आर सफलिंग हार्ड टू कम आउट. वो बहुत मेहनत कर रही थी कि उस शीशे के ग्लास से वो बाहर निकल पाए, यानी शीशे के घर से वो बाहर निकल पाए. दे आर सफोकेटेड विद द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल. उनकी ग्रोथ के लिए वो जो छोटू सा जगह दिया हुआ था, कांच का शीशे का जो घर बना के उसके अंदर रखा हुआ था, उससे वो बाहर निकलने का उनका मन था. वो पूरी जद्दोजहद कोशिश कर रही थी कि वो बस उस चीज़ से एक खुली हवा में सांस ले पाए. तो ये ऐसे करके आप अपना आंसर प्लॉट कर सकते हैं. ह्यूमंस मस्ट अंडरस्टैंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शन ऑन नेचर एंड मेंड देयर वेज बिफोर इट इज़ टू लेट. यानी कि जो इंसान है वो इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने मतलब के लिए ट्रीज को कट कर रहा है, घर बेड शेड ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा है. धीरे धीरे जो जंगल है वो ख़त्म होते जा रहे हैं. इसलिए बताया है मैन इज़ डूइंग मोर एंड मोर हार्म टू नेचर. नेचर इज़ गेटिंग एंग्री और नेचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा. मैंस एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लानट इज़ इन डेंजर. इट बिकेम फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. यानी कि यहाँ पे दो बातें बोली गई हैं. एक जो पुरुष हैं वो महिलाओं को हल्के में लेते हैं, हमेशा उनकी इंसल्ट करना, उनको कि लड़की है क्या कर लेगी, ये सब माइंडसेट रखना. ऐसे ही मैंने अभी आपको पूरी बात बता दी थी. अगर आप महिलाओं को और जंगलों को फॉर ग्रांटेड लोगे तो फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं. सो आपको हर चीज़ को अपनी एक तवज्जो देनी है. अगर आप इंग्लिश को हल्के में लोगे तो इंग्लिश भी मार्क्स के मामले में आपको हल्के में दे देगा फिर, है ना, झटका. कैसे? देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आपकी परसेंटेज गिर जाएगी. इसीलिए इंग्लिश कहता है मुझे भी तवज्जो दो, मैं भी तो 80 मार्क्स का आता हूँ. ठीक है, इतना क्लियर है. तो बेसिकली यहाँ पे समझाया गया है कि इंसानों को समझने की ज़रूरत है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें. अगर आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपके साथ भी खतरा हो सकता है. जब रहने के लिए घर ही नहीं, जब सांस ही नहीं ले पाओगे, जब पेड़ काट दोगे अपने मतलब के लिए, सांस कैसे लोगे बाबू भैया? अभी देखा नहीं था कोविड में कितना बुरा हाल हुआ था. तो दिस इज ऑल अबाउट ही ट्राई टू शेयर. इमेजिन योरसेल्फ टू बी टॉलेस्ट oak among the trees. Write a speech motivating the other trees to work hard in order to move out of the veranda into the forest. You may use the due given below. आप नीचे दिए हुए hints use कर सकते हैं. The importance of working together. इसके ऊपर आपको एक The importance of working together. साथ में काम करने का क्या नतीजा होता है? Dear fellows tree, I see how charged you all are to move away from confines of these artificial glass walls to the forest. Our natural habitat, see outside the night is fresh. The full moon is shining in the open sky. You can feel the mild wind blowing as it is ready to welcome our victorious arrival. Come on, friends, do not forget that freedom is essential for all. We all wanted freedom since a long time. Now that time has come
come to put in your maximum efforts and come out in the open. We together will break open all the barriers to contain the subtle nature created by man. We have been deprived of our home, so strive to free yourself from the clutches of the man. Your toil won't go in vain. By morning, we will be marching victoriously to the forest, and the forest will be full of trees again. यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो लोगों ने हमको एक कन्फाइनमेंट में बांध कर रख दिया है, जिसमें हमारी जो हैबिटेट है उससे वो अलग चीज़ हो रही है, हम बाहर फ्रेश फ्रीली जीना चाहते हैं, फ्रीली फ्रेश लेना चाहते हैं, हम भी जो फुल पूर्णिमा का जो चांद है वो देखना चाहते हैं. यू कैन फील द माइल्ड, और यार क्या सनसनाती हुई जो हवा चल रही है वो सब, तो ये सभी हमारी स्वागत के लिए तैयार है. आर विक्टोरियस अराइवल. ठीक है, कम ऑन फ्रेंड्स. यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रीडम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा है. हम इसके लिए बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे थे. सो पुट इट इन योर, मतलब जितना आप ट्राई कर सकते हैं आप वो सब दीजिए. एंड आउट इन ओपन, यानी कम आउट. आप अपनी जितना भी एफर्ट दे सकते हो वो लगाकर आप अपने बैरियर को तोड़कर, ब्रेक कर कर एकदम बाहर आ जाओ, जो इस ह्यूमन ने यानी मैन ने बना के रखा हुआ है. सॉरी. वी हैव बीन डिप्राइव फ्रॉम आवर होम्स. हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा. ठीक है. स्ट्राइव टू फ्री योर सेल्फ फ्रंट ऑफ द क्लच, जो इन आदमियों ने कंट्रोल, क्लच करके पकड़ कर रखा हुआ है. तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं होगी. योर टॉयल, यानी कि तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं होगी. ठीक है भाई. ओके बेटा, क्लियर. वी विल बी मार्चिंग विक्टोरियसली. हम लोग जरूर जीतेंगे और हम लोग भी बाहर की ओर को निकलेंगे और फिर से हमारे जो जंगल है वो पेड़ों से भर जाएंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द. आगे देखिए. अच्छा, अब ये लास्ट पोम है आपका, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन. क्लियर है. चले जल्दी से देख लेते हैं. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम. ठीक है, जो इंक है उसने क्या किया, ट्रिकल डाउन टू द बॉटम. ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है. चलिए, बहुत लंबी सी ये बैलेड है, बेसिकली एक बैलेड है. ठीक है, बैलेड यानी कि छोटी स्टोरी को पोयम के फॉर्म पे बताना. इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड. लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली household, but up jumped, okay, snorting like engine, cast his tail like irons in the dungeon. With a clatter and a clank and a jungling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. यानी कि क्या बोला कि जब उनके घर पे कोई आ गया था. कौन आ गया था? एक शैतान आ गया था. सो शैतान आने के बाद क्या हुआ, उसके बाद जो अपना ब्लिंक था, उसके पहले जो अपना इंक था, यानी कि जो इंक था घर के निचले हिस्से में घुस गई, और जो छोटा चूहा था वो बड़े ही शान पत्ती से अपने होल में चला गया. दोनों ने अपने अपने सेफ जगह देख ली. उसके बाद जो कस्टर्ड भैया थे वो एकदम ऊपर की ओर से फूंका, अच्छा, जैसे कि किसी का इंजन स्टार्ट किया हो उस तरह से कूदा. अपनी पूंछ को इस तरह से हिला रहा था मानो भट्टी के आग को लोहे में हिलाया जाता है. उसके बाद क्या हुआ कि जो अपना यहाँ पे ये खड़खड़ाते, टमटमाते और फड़फड़ाते हुए वो समुद्री डाकू की ओर इस प्रकार बढ़ा जैसे एक हिड़िया एक कीड़े की ओर बढ़ती है. यानी कि एक रॉबिन, यानी जो बर्ड होती है, वो बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे ही वो वहां आया, ठीक है, पायरेट जो आया, सभी अपने बिलों में छुप गए. जो अपनी इंक थी वो भी चली गई वहां से, जो अपना ब्लिंक था वो भी गायब हो गया. सिर्फ कस्टर्ड ने अपनी हिम्मत दिखाई कि मतलब कस्टर्ड ने अपने मुंह से वो आग वाग निकाल कर एकदम मस्त तरीके से ऐसा किया जैसे भट्टी में हम लोग आग को ऐसे ऐसे करते ना, और ऐसे ऐसे करते और ज़्यादा चिंगारी देते हैं, बिल्कुल वैसा. और उसने उसके ऊपर ऐसी जंप मारी जैसे एक चिड़िया अपने शिकार को पकड़ने के लिए जंप मारती है.
Which option lists the quotes that support the ideas in the extract? Fear makes stranger of people who would be friend. If you are brave enough to start, you are strong enough to finish. Courage does not mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you. You get in life what you have the courage to ask for. Fear has a last shadow, but he himself is strong. So if you are brave enough टू स्टार्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फिनिश. अगर आपने किसी चीज की शुरुआत की है तो आप इसको खत्म भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. करेज डज नॉट मीन, करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर नहीं लगता. करेज का मतलब ये होता है कि आप अपने भय पे काबू कर लेते हैं. सो करेज डज नॉट मीन यू डोंट गेट अफ्रेड. करेज मीन्स यू डोंट लेट फियर स्टॉप यू. सिंपल सी बात है कि डर के चक्कर में ट्राई ही नहीं करना, ये नहीं होता. मतलब ठीक है, डर लगना बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको डर लगना चाहिए, पर उस डर पे काबू पाना, उस डर, वो डर आपको रोक रहे हैं वो नहीं. इंग्लिश सिलेबस वास्ट, रीडिंग राइटिंग नहीं, सब हो जाएगा. डरना जरूरी है, बिना डर के तो कोई काम ही नहीं होगा फिर, है ना. चलिए आगे देखिए. व्हाट इज द पोएट्स पर्पस ऑफ यूजिंग द onomatopoeic वर्ड गिवन इन द एक्सट्रैक्ट? टू एम्फसाइज on the might and boldness of custard. It is introduce the character custard to the reader. It impress upon the readers that custard was ready. It is make custard bold enough to face. तो यार यहाँ पे emphasize करने के लिए basically जो onomatopoeia है, basically जो onomatopoeia है वो generally कब use किया जाता है? जब हम लोग किसी साउंड को एम्फसाइज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बोल्डनेस को बताने के लिए किया गया है ऐसे करके. ठीक है, सो राइट आंसर इज दिस. पिक एन ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द यूसेज ऑफ trickled as used in the extract. The water trickled down the tap and filled the trough. यानी कि वो टुप 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 गिरा और उसने ट्रफ को यानी उस नाद को भर दिया. The students trickled into the classroom as the teacher entered. यानी खिसक जाना, ये सही है. Tears trickled down her cheeks as she heard the sad news. नहीं. His enthusiasm for the task slowly trickled away. नहीं, ये वाला है, ये वाला. स्टूडेंट जो है जैसे ही टीचर अंदर आया वो साइड से कल्टी मार गया, खिसक गया. तो जो इंक था वो भी बड़े ही शाण पत्ती से वहां से खिसक गया था. ठीक है. Select the option that fits with the reaction of the character in the context of the extract. Ink, terrified. Blink, dash. Pirate, custard, undaunted. So यहाँ पे क्या होगा? Shocked, displeased, petrified, wondered, upset, dazed, petrified and shocked. यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो जो इंक था वो बड़ा ही डरा हुआ था. ठीक है, बड़ा ही डरा हुआ था. और जो उसके अलावा जो हमारा ब्लिंक है, जो ब्लिंक है वो क्या हो गया था बेटा? हाँ जी, जो ब्लिंक है वो कैसा था? शॉक था, पेट्रीफाइड था, अपसेट था, क्या था? सो दिस इज ऑल अबाउट जो इंक है वो तो टेरिफाइड हो गया था. ओके, एंड जो ब्लिंक है वो पेट्रीफाइड हो गया था. ठीक है, पेट्रीफाइड होने का क्या मतलब होता है? अब आपको पेट्रीफाइड का मतलब भी पता होना चाहिए. डरा डरा, डर गया था ना, एकदम भयानक डर. ठीक है, डर जाना. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद जो पायरेट है वो एकदम शॉक था ये सब नजारा देखकर. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. ठीक है, भौचक्का होना, शॉक्ड होना. He went at the pirate like a robin at a worm. वो पैरट की तरफ ऐसा झपट्टा मारा ड्रैगन ने जैसे एक रॉबिन अपनी शिकार यानी अपनी वॉर्म कीड़े के ऊपर मारती है. Why has this comparison been used? यानी डरपोक, डरा हुआ, सहमा हुआ कहने वाले ड्रैगन ने इतनी कमाल कैसे दिखा दी. कस्टर्ड अटैक द पायरेट आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन. कस्टर्ड अटैक द पायरेट विदाउट डिले. कस्टर्ड अटैक द पायरेट वैलोरसली. कस्टर्ड अटैक द पायरेट सेल्फ. यानी ये वैलोरसली मतलब क्या होता है? विजय की तरह, एकदम महान वीर की तरह. स्टेल्थली बहुत स्लोली, डिले नहीं किया. तो यार उसने क्या किया? एकदम जिस प्रकार जो चिड़िया है वो अपने कीड़े पे एकदम झपटा मारती है वैसे ही कस्टर्ड ने भी उस पायरेट के ऊपर बिना किसी डिले के अटैक कर दिया था. पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट डिस्प्ले अ सिमिली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन. लाइक वर्ड आ गया है, लाइक वर्ड आ गया है, लाइक वर्ड आ गया, इसमें नहीं आया है. तो द राइट आंसर इज दिस. सिमिली का क्या मतलब होता है? सिमिली का मतलब होता है जब आपके सेंटेंस में कंपैरिजन होता है लाइक और एज वर्ड से. ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन वो हो जाता है, इसमें नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो गया.
द एक्सट्रैक्ट मेंशन आयंस इन डंजन्स. अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट आयंस इज अ रेफरेंस टू, किसका रेफरेंस है? आयन रैक्स फॉर सेक्रेड, हाउसिंग ट्रेजर्स, होल्डिंग द प्रिजनर्स कैप्टिव, या फिर इन कॉफिन फॉर बरिंग द रॉयल डेड. यानी कि इसमें से आयन रैक्स फॉर सेक्रेड बुक्स, आयन केसेस हाउसिंग ट्रेजर्स, आयन चेन्स होल्डिंग द प्रिजनर्स कैप्टिव, या फिर क्या? तो यहाँ पे इसका मतलब है उसने पायरेट के ऊपर जो अटैक किया था उससे उसने उस गलत व्यक्ति को अपने काबू में कर लिया, उस पर अटैक किया ना, चबा गया, ऐसे करके चबा गया. इन चेन्स होल्डिंग द प्रिजनर्स कैप्टिव. ठीक है, ओके. अगला देखिए, बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस. मतलब बेलिंडा जो है इतना चिल्ला चिल्ला के हंस रही थी कि पूरा घर हिल रहा था. ब्लिंक सेड वीक, व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. यानी कि जो इंक है और मस्टर्ड है वो कस्टर्ड के मजाक उड़ा रहे थे, उसकी उम्र पूछ रहे थे कि तुम क्या छोटे बच्चे हो क्या जो तुम्हें एक सेफ केज चाहिए, छोटे बच्चे हो क्या, समझ में नहीं आता है ऐसा. सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड. फिर अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी. ऑल मस्टर्ड ग्रोल्ड. उसके बाद जो मस्टर्ड है वो भैं करता है. दे ऑल लुक्ड अराउंड. उसके बाद वो चारों तरफ को देखते हैं. क्लियर है? चलिए इसके एग्जाम्पल देख, क्वेश्चन देखते थे. व्हाट कैन यू इन्फो, यानी कि फ्रॉम द रेपिटेशन सडनली, क्या मतलब? अचानक, अचानक यानी इसको एक मतलब बताने का, वैल्यू समझाने का कोशिश किया हुआ है कि सडन पता है, अचानक अचानक आवाज आई, यानी बहुत ज्यादा उस बात पर दबाव देना, प्रेशर डालना, यानी एम्फसाइज करना. ठीक है, किसी बात पर हावी करके बताना. देयर वॉज एन इमीडिएट चेंज इन द सीन, नहीं. In focus on the hasty attack of the loud noise, it emphasizes an unexpected noise was heard. It draws our attention to the loud. तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सडनली मतलब अचानक से, अनप्लैंड वे में, अनएक्सपेक्टेडली समथिंग हैपेंड. तो राइट आंसर इज सी. अ केज मीन्स कैप्टिविटी. Why is Custard inclined to remain in a cage despite what is symbolized? यानी कि वो क्यों कैप्टिविटी में रहना चाहता था, क्यों उसे केज पसंद था? बिकॉज ही फील्स कि वो सेफ रहेगा. ठीक है, वो मतलब सेफ रहेगा, यही था. दिस इज सो बिकॉज ही व्यूड इट एज सेंचुरी, क्यूबिकल, बूथ, गार्ड हाउस और रिफ्यूजी. यानी उसको लगता था कि यू कैन से दैट कि सेंचुरी, यू कैन से गार्ड हाउस, क्यूबिकल और बूथ और रिफ्यूजी. तो वो उस कैप्टिविटी को एज अ सेंचुरी मानता था एंड एज अ रिफ्यूजी, क्योंकि यार वो सेफ रहेगा ना वहाँ पर, वो सेफ रहेगा ना वहाँ पर, इसीलिए वो हमेशा से ऐसे घर की मांग कर रहा था जहाँ पे उसको कोई तकलीफ ना हो पाए. सो कस्टर्ड इंक्लाइन टू रिमेन इन अ केज डिस्पाइट व्हाट इज सिंबलाइज. स्टिल उसको था कि मुझे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह चाहिए जहाँ पे वो शांति से रह सके. ठीक है, आगे देखिए. Why has the poet used the word we to signify the giggling of the mouse? The poet uses as suspense in the poem, has imagined how the mouse would sound in this mood. ठीक है, has mocked at the house for giggling at Custard, use its create scary effect. नहीं मतलब वो ये बताना चाहता कि जब माउस जो है वो पिक 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 करेगा तो वो कैसा लगेगा. वीड नहीं है यार, क्या मतलब इतनी गलतियां, इट्स वीक. ठीक है, ठीक है, वीक यानी चूहा ऐसा बोलता हुआ कैसा दिखेगा माउस. ओके, सो द राइट आंसर इज दिस. पिक द ऑप्शन विद. ठीक है बेटा, देखिएगा. मैचेस फॉर कॉलम ए एंड बी, चक्कल, स्निगर, स्मर्क. मैच कीजिए. फोर्थ वाला ऑप्शन ही गायब कर दिया. ग्रेट. सो चलिए फिर भी हम लोग इसका फोर्थ वर्ड देख लेते हैं एक बार. क्या है इसका फोर्थ वर्ड? फोर्थ वर्ड क्या है इसका एक बार देख लेते हैं. सो चक्कल, टू स्माइल इन अ हाफ सप्रेस्ड मॉकिंगली, टू स्माइल इन इरिटेटिंग वे, टू लेट आउट अ क्वाइट एंड सप्रेस्ड लाफ, टू लेट आउट अ लाफ हार्डली. सो अब आपको इसको मैच करना है, आपको इसको मैच करना है. तो आप कैसे मैच करेंगे वो एक बार देख लीजिए जल्दी से. रुकिए मैं आपको एक बार देखकर बताती हूँ इसका क्वेश्चन. आई थिंक इन्होंने जस्ट गिव मी 1 minute.
Where is this question given here? Okay, so यहाँ पे फोर्थ इज नॉट गिवन है ना, सिर्फ ऑप्शन ही दिया है, 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए चकल स्मीगर स्मॉक, इसमें से विच वन इज राइट? चकल टू लेट आउट अ क्वाइट एंड सप्रेस लाफ, की ऐसे करके। एंड द सेकेंड वन स्निगर टू स्माइल इन अ हाफ सप्रेस मॉकिंग, यानी किसी को टीज करने के अंदाज में। सो फर्स्ट का सी हो गया, स्निगर का ए हो गया, स्मॉक यानी कि टू स्माइल इन एन इरिटेटिंग कंसिडर्ड मैनर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए का सी हो गया, ठीक है, 2 का ए हो गया, 3 का बी हो गया, तो ये वाला आंसर राइट हो जाएगा शायद, हाँ बिल्कुल। तो ये इस तरह से आपको मीनिंग लिखने हैं अकॉर्डिंग टू गिवन थिंग्स, चक्कल्स का मतलब है नॉट। Which belief about dragons is in contrast to Kutzal's behavior in the extract? Dragons are brave and feared. Dragons can grant wishes. Dragon can become invisible at will. Dragons are soft-hearted and kind. So इसमें से which one is right? So contrast है कि जो dragon है वो एकदम, which belief about dragons is in contrast to custard behavior in the extract. तो जो ड्रैगन है वो गायब नहीं हुआ, वो इनविजिबल नहीं हुआ, जब उसकी जरूरत थी तो उसने वहां पे एक अच्छा रोल प्ले किया। A hyperbole is a literary device where the poet writer speaks purposely and obviously exaggerate to an extreme. Choose the option that includes an example of hyperbole from the context. So, and mustard growled and they all looked around. Ink and mustard rudely asked his age. Belinda giggled till she shook the house when Custard cried for a nice. इसमें से वो कौन सी बात है जो बहुत ज़्यादा फेंकी हुई लग रही है? ये वाली कि बेलिंडा इस तरह से हंसी कि पूरा घर कांप उठा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक ओवरडू का एग्जाम्पल है। Now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse, she called him Blink. Then little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. यहाँ पे इनका पूरा नाम का एनालिसिस दिया हुआ है। Name the poem and its poet, यानी नेम क्या है इस चैप्टर का? The Tale of Custard the Dragon, Ogdenish, यानी कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है और ये आंसर मिल गया। What is the color of Belinda's dog? कौन से कलर का था? येलो था, ब्लैक था, व्हाइट था, ब्राउन था, तो मस्टर्ड यानी येलो जैसा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया। What were the kitten and the mouse called? Blink and Ink, Custard and Pirate, Ink and Blink, Mustard and Blink. तो Ink नाम था और Blink, Ink था उसका और उसका नाम था Blink. So the right answer is C. आगे देखिए, which word in the stanza is the antonym of dull? Dull का मतलब क्या? उल्टा क्या होगा? Sharp, है ना? Which of these are character traits of Custard? Fierce looking, coward, both A and B. यानी दोनों ही बड़ा ही खतरनाक दिखता था पर डरपोक भी था। तो the right answer is C. बेलिंडा ट्रिकल्ड हिम, गुदगुदी करती है, किटी ऐसे गुदगुदी लगाती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, मतलब बिल्कुल बेरहमी की तरह वो उसको गुदगुदा रही होती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पडविल। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, एक लाल कलर की ये व्हीकल है, कार है, बस मतलब ऐसे व्हील है ना, व्हीकल है जिसके अंदर लाल कलर की है। एंड द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और रियली, रिलियो का मतलब क्या है यहाँ पे? रियली, और इसका मतलब है ट्रूली। इसमें पोएट को लाइसेंस मिला है, पोएटिक लाइसेंस मिला है, जो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। हु वॉज टिकल्ड बाय बेलिंडा? इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, द ड्रैगन। तो इंक नहीं, वो कस्टर्ड को इस तरह से बेरहमी से गुदगुदी कर रही है। आगे देखिए, वाई डिड शी टिकल हिम? ताकि उसका मजे लिया जाए, फन उठाया जाए ना, टू टीज, मेक फन ऑफ हिम। तो द राइट आंसर इज ए एंड बी। हु आर इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड? इंक कौन है, ब्लिंक कौन है और क्या है? तो इंक है ब्लैक किटन, ब्लिंक है ग्रे माउस और मस्टर्ड है येलो डॉग। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाई डिड दे ऑल लाफ एट हिम? वो सभी उसके ऊपर क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो एक बहुत ही डरपोक किस्म का नेचर उनके सामने रखता था। व्हाट डू द वर्ड इटैली ट्रूली मीन? इसका मतलब है रियली ट्रूली, ठीक है, रियली ट्रूली। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट बच्चा पार्टी, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, आई एम टेलिंग यू, बहुत ध्यान रखना इस चीज का, वर्ड लिमिट एक्सीड ना हो।
A ballad includes a telling of the tale as well as surprise ending. Using evidence from the poem, explain how these features are included in the tale of Custard the Dragon. Value points क्या है? Tale, the poem tells the story of Custard the Dragon, setting characters, rising action, climax, resolution, portrays his life with Belinda and other pets where he is considered a coward. Surprise ending, the end of the poem shows how Custard rose the occasion, gobbled and pirate, and proved his bravery. The question indicates the examiner knows the element of a ballad that poem has a few and hence required to elaboration. ठीक है? The questions need an answer identifying the features that matches to the listed aspect of the ballad. ये आपका explanation है. Award 1 mark to full explanation. Award half mark for partial. अगर आपने full दिया है तो आपको marks मिल जाएंगे और half दिया है तो 1 mark expression के मिलेंगे. 1 mark when both aspects include answer organized effectively. Usage of the word linking ballad to evidence from poem similarly. Half marks when either aspect is missing. अगर इसमें ये आपकी marking scheme है. अगर आपने आधा अधूरा लिखा है तो हाफ मार्क्स कट जाएगा. अगर आपकी कोई स्पेलिंग वगैरह गलत है तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं. The poem tells story Custard the Dragon. It also portray his life with Belinda and the other pets. Custard is made fun of because he is a coward. However, there is a surprising twist where Custard rose to the occasion, gobbled up the pirate and proved his bravery. यानी इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पोयम में हमको यही समझ में आया कि जिसका पहले बहुत मजाक उड़ा रहे थे, डफर, नलायक, डरपोक, ये वो सो, उसने आखिरी में बिल्कुल कमाल कर दिया. ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा. ये मैंने आपको वैल्यू पॉइंट्स बता दिए हैं. यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं. ये एक तरह का गाइडेंस है जो आपको इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है. कीप इट इन योर माइंड. ठीक है, कीप इट इन योर माइंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए. Custard humbly accept that other animals are braver than him. Give a reason to support your stance that humility is a virtue worth possessing. Custard was actually very humble. He had a very low opinion of himself. Belinda and other animals pretended to be brave and insect mocked at Custard. But on seeing the pirate, they behaved in a coward. यानी just opposite हो गया. जो दिख रहे थे बहुत स्ट्रांग, वो एकदम डफर थे, और जो डफर थे वो एकदम निकला कमाल का. तो कस्टर्ड जो है वो रियल में बहुत ही नाइस था, बहुत अच्छा था. बाकी जानवर सिर्फ ब्रेव होने की एक्टिंग कर रहे थे, वहीं पे अपने कस्टर्ड ने बिल्कुल मस्त अंदाज में परफॉर्म किया, वहीं सारे भग लिए. ठीक है, Belinda share a post on Instagram with the following hashtag ink blink mustard bravehearts my family my world. She does not mention custard in her post. As a man of Belinda, what would be your advice to her and why? As a friend, I would advise Belinda to be nice to Custard. She should have made him feel comfortable, safe in the house, and also give him equal important instead of making fun of him, because those who are inferior in strength and power should have no right to haunt and ridicule others. अगर आप पावरफुल हैं तो आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, आप किसी का ये सब चीज़ें करें. कई बार क्या होता है कि आपकी सक्सेस के पीछे कुछ और लोग होते हैं पर निकल कर कुछ और लोग आते हैं. यहाँ पे जो उसके इंक ब्लैंक मस्टर्ड थे वो सारे एकदम भग गए, छुप गए जाकर, और बहुत बहादुरी से कमाल दिखाया कस्टर्ड ने. ठीक है, चलिए ठीक है, ये वाला आई थिंक आपको मुझे लगता है यहाँ पे यू कैन ऐड योर ओन ओपिनियन एज वेल. ठीक है बेटा, यहाँ पे आप अपना ओपिनियन भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी आई फ्रेम होती है, सबकी अपनी स्टोरी होती है. So, the poem is a light-hearted ballad with a powerful message. If the poem was written in any other style, do you think would created the same effect on readers justify? Generally, ballads are tale of adventures and heroism. यानी कि adventures या फिर कोई heroism, बहुत बड़ी महानी कहानी. The poet does present the encounter of Custard. Sorry. Pirate in a typical spirit of a ballad. No other style would have created the same effect on readers on the ballad. जिस तरह से ये बैलेड में रिप्रेजेंट किया गया है, मस्ती मजाक रोना धोना हंसना गाना, तो बहुत अच्छा लगा ये. तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई मतलब, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय ओपिनियन. योर ओपिनियन?
योर ओपिनियन ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है. यू कैन यूज योर ओन थॉट. ठीक है बेटा. चलिए आगे देखिए. इमेजिन दैट कस्टर्ड राइट्स अ ब्लॉग ऑन ओवरकमिंग फियर्स. अ पार्ट ऑफ द कस्टर्ड ब्लॉग, अच्छा ये ब्लॉग है, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग. So while we agree that fear is like a big monster that resides within us, the monster shall continue to overpower us if we do not overpower it. So अगर हम अपनी कमजोरी पे पावर मतलब जीत हासिल नहीं करेंगे तो वो हम पे जीत जाएगा. So the best thing to do is examine the reason behind it. सबसे पहले आप डर क्यों रहे हो, उसका कारण तो पता हो कि एक्चुअल में आपको उससे डरना चाहिए. Ask yourself इट इज अ कॉशन और इरेशनल फियर एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव. यानी आपकी कई बार डर की वजह से अच्छी मिलती हुई अपॉर्चुनिटी भी आप खो देते हो. ऑल फियर आर वर्स व्हेन वी फेस देम अलोन. सारे जो भी डर होता है, अफ्रेड होता है, वो सब खतरनाक होता है अगर हम उससे अकेले लड़ते हैं. बट अगर हम साथ में मिलके लड़ते हैं, हम किसी से शेयर कर देते हैं, सो फाइंड समवन टू शेयर योर फियर्स विद. यानी हम अपने मन की जब बात किसी से शेयर करते हैं, हम हल्का फील करते हैं, बहुत रिलैक्स फील करते हैं. एक्सेप्ट योर फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड गेट थ्रू विद इट. मेरे को किसी ने कहा था, ऐसे ही मैं कल कुछ सुन रही थी, कि गलतियों से डरो मत, गलतियां करो, गलतियों को अपना दोस्त बना लो, और दोस्त हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं. उसी गलती को ध्यान में रखो कि दोबारा ना हो. राइट. सो इसीलिए कहा जाता है गलती से दोस्ती कर लीजिए और फिर गलती नहीं करने की आदत अपने आप आ जाएगी. चलिए आगे देखिएगा. लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आंसर्स है ना. Custard was discriminated against, bullied and made fun of. Such behavior often has a disastrous impact on the victims and etches a permanent scar on their minds. Right opinion of Wanda and Nelson Mandela on this issue. Wanda, in my personal opinion, a person who is bullied regularly or has been bullied before suffers huge mental trauma and physical trauma. Some people lose their mental steadiness due to these bullies. They also lose their confidence after getting bullied. They also lose their confidence after getting bullied, either temporarily or permanently. Moreover, if the person who is bullying other people succeed in doing so, then he will get confident and continue bullying people. Such cases should be reported immediately. According to Wanda, को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी को छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, तो वो उसकी नेचर बन जाएगी, वो उसकी प्रवृत्ति बन जाएगी, वो बार बार आपको सताएगा. कई बार क्या होता है, मैं देख रही थी इंस्टा पे कुछ लोग बहुत ट्रोल करते हैं किसी लोगों को कि ये ऐसी है, ये पतली है, ये मोटी है, ये नाटी है, ये काली है, ये गोरी है. अगर वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, फॉर ग्रांटेड लेते, तो लोग उसको और पंप करते हैं. वहीं अगर कोई उस पर कॉमेंट कर दे तो ये अपने भाई लोगों को दे लेके आते कि चल भाई इसकी आईडी पे जाके कॉमेंट करना है. तो यार बेटा देखो, आपसे यही निवेदन है, कभी भी किसी को बुली करने का दिमाग में ख्याल भी मत लाइए, क्योंकि आज जो आप किसी के साथ बिहेवियर करेंगे, कल वो आपके पास भी आएगा. अगर आज आप किसी के लिए नेगेटिव बातें लिखेंगे तो वो कल नेगेटिव बातें आप तक भी आएंगी. इसीलिए हमेशा वैसा ही व्यवहार रखिए जैसा आप औरों से अपने लिए चाहते हैं, और लाइफ भी मस्त हो जाएगी. ठीक है. सो यहाँ पे ये वांडा का ये अकॉर्डिंगली है. नेल्सन जी का देख लेते हैं. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द पीपल हु आर विक्टिम ऑफ बुलिंग लर्न टू हैंडल दीज सिचुएशंस. क्या कहा जाता है कि अपराध करने वाले से ज्यादा सहने वाला होता है. आप अपने हक की अगर आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप सिचुएशंस को डील करना नहीं जानते, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी. इसीलिए किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो. Independently, if they receive proper assistance, therefore a person should be taught to retaliate. यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना आना चाहिए. आप मेरे को उसने मजाक उड़ाया, ऐसे नहीं. आप वहीं पे जैसा आपका ब्रेन वर्क कर रहा है उसके हिसाब से सही तरीके से जवाब देकर आइए. जैसा वो गंदा बोल रहा है आप वैसा मत बोलिए, पर एक सही लहजे से आप उसको रिप्लाई कर कर आइए. आप दबिए मत. कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आप उसको सही तरीके से करेक्ट कीजिए और किसी को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए. ठीक है. सो दे शुड बी टॉट नॉट टू बुली ऑन द वीकर पीपल. शो देम टू पावर. ऑपरेसर शुड नॉट
suppressor. The victim should protest against this. यानी कि जिसके ऊपर भी वो अपराध हो रहा है, जिसके ऊपर भी वो प्रॉब्लम हो रही है ना, जिसके ऊपर भी वो इश्यूज हो रहे हैं, उसको अपने हक की आवाज उठाने जरूर आनी चाहिए, उसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. कस्टर्ड दो मॉक्ड फॉर हिज cowardice displayed courage and was the one who saved the day in that. Pick a character from any of the unit lesson poems and first write who displayed similar characteristics like Custard and overcome a troubling issue. What similarities and differences do you find between? So Custard the dragon is portrayed as a timid dragon, yani bada hi sensitive. He is also humble dragon, pure in character. He never boasted about his bravery. वो कभी भी अपनी bravery के ऊपर बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें नहीं फेंकता था. करेज कैन बी मेजर्ड एट द टाइम ऑफ सीरियस सिचुएशन. यानी कि दोस्त 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 कहने से नहीं होता, आपको उसके बुरे वक्त में दोस्ती दिखानी निभानी भी पड़ती है. इसीलिए यार मेरे अच्छे में हर कोई साथ हो, ठीक है, पर बुरे में जो साथ होता है ना यार, वो लास्ट मोमेंट तक याद होता है. सो हंसी में तो कोई भी साथ होता है, अच्छे में तो कोई भी साथ होता है. अगर साथ निभाना है तो किसी के बुरे वक्त पे उसका साथ जरूर निभाइए. एंड कस्टर्ड प्रूव दैट ही वाज द मोस्ट करेजियस अमंग्स ऑल, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द डेंजर. यानी कि बेलिंडा को इंग, ब्लिंक, ग्रे, मस्टर्ड सब छोड़कर भाग गए थे. सिर्फ डरपोक, पागल, मजाक उड़ाने वाला, सब उसका मजाक उड़ाते थे, वही ड्रैगन बस बचा वहां पर, कस्टर्ड. बाकी सारे अपनी जान बचा के गायब हो गए. सिर्फ कस्टर्ड ने हिम्मत दिखाई. कस्टर्ड ने कहा कि तेरा भाई काम है क्या, है ना, और फिर उसकी वजह से उन सभी की जान बच गई. अकॉर्डिंग टू मी द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कस्टर्ड कैन बी इन वांडा Petronsky from the chapter 100 Dresses written by Eleanor Easter. Wanda was very shy and quiet. She did not talk to anyone, hardly spoke anything in class or laughed. She quietly sat in the last row of the class with naughty boys so that nobody noticed her. Everybody teased her in class for her dress and shoes every day. In anger, she claimed of having 100 dresses and 6 pair of shoes at home. She was very determined and humble. She showed her determination in drawing competitions by displaying 100 sketches of dresses. She claimed to own she possessed a great capacity for forgiveness and extending friendship. She dashed to overcome a troubling issue like custard. The dragon with humility. यानी कि वांडा यानी 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 पार्ट 2 से कंपेयर किया हुआ है. अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी और कैरेक्टर का भी ले सकते हो कि वो भी पहले बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे घर से एक मिडिल फैमिली से आती थी जिसके पास बहुत सारी ड्रेसेस नहीं थी. जब भी वो वहाँ पे आती थी तो यार ड्रेसेस जो थी उसकी वो बहुत ऐसे दिखती थी, गंदी गंदी, रोज एक ही ड्रेस पहनकर आती थी. एक बार ऐसे ही उसका लोग मजाक उड़ा रहे थे तो बातों बातों में उसने भी बोल दिया कि मेरे पास भी 100 ड्रेसेस है, 6 शूज़ है. तो उसकी जो आसपास के जो फ्रेंड्स थी उसकी, वो जो मजाक उड़ाती थी उसका कि वो गरीब घर से है, वो एक मिडिल फैमिली से है, वो अमीर नहीं है, वो सबको ऐसा देख के लगता था कि हाँ फेंक रही है फेंक रही है. बट जब एक्चुअल में उनको उसकी स्टोरी समझ में आई कि हाँ इसने more than 100 ड्रेसेस बनाई है, तब उन सब ने क्या किया, अपने उस डिसीजन पे गिल्ट हुआ. शी क्लेम टू ओन शी possessed a great capacity for forgiveness, extending friendship. She too overcome a troubling issue like custard the dragon with humility. यानी कि ह्यूमैनिटी होना बहुत ज़रूरी है भाई बच्चा पार्टी. अगर ह्यूमैनिटी नहीं है ना यार, योर आंसर में वेरी, ठीक है. आप इसको अपने ढंग से भी लिख सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैम ने बताया है वही आप फॉलो करेंगे. मैम ने आपको एक हिंट दिया है. सो दिस इज ऑल. सो बी हैप्पी. अभी भी मौका है, जाग जाइए. बोर्ड्स में चाहिए मार्क्स, तो अभी भी जाग जाइए. एंड बेस्ट विशेज है मेरे सभी प्यारे उड़ानियंस यानी 10वीं के बच्चों को. बेस्ट विशेज है यार, ठीक है. अच्छा करो, नाम रोशन करो मम्मी पापा का. खुद को कुछ ऐसा मतलब लेवल पे लेके जाओ कि आपको गर्व हो कि हाँ हमने एकदम जी जान से मेहनत की थी. फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. आपने अपना 100% दिया है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो वंस अगेन आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेज़ है. एकदम फोड़ कर पढ़ाई कीजिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए. ये सोचकर पढ़ाई कीजिए कि वापस 10वीं करने का मौका नहीं मिलेगा. ओके, बाय बाय, टेक केयर. फिर मिलेंगे चलते चलते. कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया बोले मुझे तो यही बनना है. ओके, बाय बाय, टेक केयर.